हेलो दोस्तों, जैसे कि आज संडे है और संडे की आज सुपर क्लास है। ठीक है, तो संडे की सुपर क्लास में हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमें अगर 3 घंटे 4 घंटे जितना भी लगता है पढ़ने में, हम उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। और ये पूरा रहेगा क्रैश कोर्स के लिहाज से। क्रैश कोर्स मतलब कि अगर आपने पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिए है पहले, तो आपका एक ही लेक्चर में सारी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूरी आपकी पेपर की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है। बेसिकली एक कोर्स जो है वो क्रैश कोर्स है। अगर आप फुल लेंथ कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरा पेन ड्राइव कोर्स चलता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां डिटेल देख सकते हैं। और अभी फिलहाल पेन ड्राइव कोर्स में 50% ऑफ मैंने किया हूँ 5 दिन के लिए, तो आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने से पहले 3 बातें आपको बता देते हैं कि जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेना। ठीक है ना। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, बहुत सारे बच्चे डरते हैं। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि अगर आप पढ़ने के दौरान आपको अगर पसंद आता हो तो आप लाइक खरीदते जरूर जाइएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट टाइम। और एक और बात है कि अगर जब आप देख रहे हो तो अभी से ही आप क्या करिए, लगभग 3-4 घंटे क्लास चलेगी, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी लाइव आ जाए, तो सब लोग इकट्ठे पढ़ें तो थोड़ा सा एक अच्छा माहौल बन जाए। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल हम लोग 18 टॉपिक कवर करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के 18 टॉपिक अर्थात 18 चैप्टर हम बात करते हैं। 18 चैप्टर कवर होने के बाद आपकी इंडियन ज्योग्राफी तैयार हो जाती है। ठीक है। तो हम पहला जो हमारा जो टॉपिक है अर्थात चैप्टर है वो है भारत की ग्लोब में स्थिति। भारत की ग्लोब में स्थिति क्या होगी, अर्थात कोई भी कंट्री होता है तो ग्लोब मतलब पृथ्वी, तो ग्लोब में उसकी स्थिति क्या होगी इसके बारे में जानकारी जो मिलती है, ठीक है ना, वो हमें मैप के माध्यम से मिलती है। तो मैप में जब हम देखेंगे तो हमारी पृथ्वी में जो ग्लोब का एक प्रतिचिह्न है, उस पृथ्वी में हमारे भारत की स्थिति क्या मिलेगी। तो स्थिति को दिखाने के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं का ज्ञान। तो उसी प्रकार अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश का जो उत्तर और दक्षिण विस्तार अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो ऊपर वाला बिंदु है ये कहलाता है हमारा नॉर्थ पॉइंट। इसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं वैसे, इंदिरा कॉल। कहाँ मिलेगा ये, जम्मू कश्मीर में। ओके। इसका जो विस्तार आप देखोगे वो मिलेगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके। और अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट को मानते हैं, ये इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये आपका, ये इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे छोटे हिस्से कहाँ मिलेगा, ये ग्रेट निकोबार में मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका जो विस्तार होता है वो हम देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। इसका मतलब भारत देश का विस्तार हम उत्तर से यहाँ पर से बात करते हैं दक्षिण वाले भाग से, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। वैसे सबको पता है इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इसका अगर हम बात करते हैं ऊपर वाला उत्तरी विस्तार है तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कहाँ मिलेगा, इंदिरा कॉल इसका नाम है। और जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे भारत का जो पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु क्या है। तो पूर्वी बिंदु आपको यहाँ पर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, जिसका विस्तार आप देखते हैं यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर मिलेगा आपको। ठीक है ना। और कहाँ मिलेगा ये, अरुणाचल प्रदेश के बलांगू में। ठीक है ना। क्या मिलेगा ये, बलांगू में। और फिर आप देखेंगे ए वाला जो विस्तार है, ठीक है ना, पूरी विस्तार अर्थात पश्चिम विस्तार, ए वेस्ट पॉइंट मिलेगा आपको सरक्रीक में। सरक्रीक कहाँ मिलेगा, गुजरात में। और इसका विस्तार मिलेगा आपको आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार अगर हम पूरा देखें इस पूरे ग्लोब में ऐसा देखें तो आप जानते हैं ये हमारे 0 डिग्री अर्थात ग्रीनविच रेखा। तो इंडिया की लोकेशन अगर हम इस टाइप में यहाँ पर देखते हैं तो ऐसा करके पूरा जब इंडिया को बनाया जाता है ऐसा करके पूरा, ओके। तो इंडिया की लोकेशन में ए नीचे वाला बिंदु देखते हैं ये अक्षांश रेखा से, ये ऊपर वाला बिंदु देखते हैं इस अक्षांश रेखा से। तो ये अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, और ऊपर वाली है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार भारत देश है ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है ऐसा मानते हैं। फिर देशांतर रेखा की बात आए तो एक बिंदु आपका एक देशांतर रेखा ए हुई और एक देशांतर रेखा आपकी हुई। तो ये देशांतर रेखा और इस देशांतर रेखा का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, चूंकि ये पूर्व में है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। और ये वाले का विस्तार जो है
ये जो देशांतर रेखा है वो कितनी मिलेगी आपको यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो बेसिकली क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हम किसी पृथ्वी में, ग्लोब में किसी भी देश की पोजीशन देख सकते हैं। इसके बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि भारत देश का जो उत्तरी विस्तार है, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना आएगा, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना आएगा आपका 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। एक हुआ देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री देखेंगे हम 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ से क्वेश्चन आपको ये दोनों आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है, और ये भी पता होना चाहिए कि उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, कहाँ पर है। फिर आता है कि अगर हम बात करते हैं पृथ्वी में हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में है, तो आप जानते हैं पूरी पृथ्वी है, इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, तो ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो पोजीशन है वो उत्तरी गोलार्ध में है, क्यों, क्योंकि अक्षांश रेखा जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर दोनों क्या है, उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब भारत देश क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर उत्तरी गोलार्ध का ए ईस्ट पॉइंट है, ए वाला वेस्ट पॉइंट है, तो ईस्ट साइड की वेस्ट में है, तो भारत देश वेस्ट में नहीं आता है, दोनों में क्या मिलेगा आपको, ईस्ट ईस्ट। इसका मतलब भारत देश उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में है। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में, इसकी करेक्ट लोकेशन। अब देन इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये तो हुआ भारत का ग्लोब में स्थिति, क्या इसका विस्तार है। फिर हम बात करते हैं कि इसके चारों तरफ देखा जाए तो कोई ना कोई बाउंड्री होगी, कोई ना कोई दूसरों की सीमाएं होंगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, तो भारत देश की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से भी यहाँ पर से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको वो भी आइडिया होना चाहिए, वो भी जानकारी होना चाहिए। भारत देश में देखा जाए तो 7 ऐसे पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है ना, 7 ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो भारत से बनाते हैं क्या, स्थलीय सीमा। क्या बनाते हैं यहाँ पर, स्थलीय सीमा। और यहाँ पर हम बात करते हैं 2 ऐसे, ठीक है ना, 2 ऐसे देश हैं, ठीक है ना, जो बनाते हैं यहाँ पर जलीय सीमा। ओके, और 3 ऐसी कंट्री हैं, ठीक है ना, जो जलीय एवं, ठीक है ना, स्थलीय यहाँ पर दोनों सीमाएं बनाई रहती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देखते हैं कि भारत देश का स्थलीय सीमा जलीय सीमा कैसे आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर से भारत की स्थलीय सीमा शुरू हो जाती है, तो यहाँ से देखेंगे पूरा, तो यहाँ पर पूरे कंट्री जो दूसरी कंट्री है इनके साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं और क्या बनाते हैं यहाँ पर स्थलीय सीमा। ये देखो मेरे हाथ जहाँ चल रहा है, पूरी स्थलीय सीमा है, ये पूरी की पूरी क्या है आपका, ये स्थलीय सीमा है। तो यहाँ पर आके खत्म होती है बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल तक खत्म होती है बांग्लादेश को फिरते हुए। इसका मतलब यहाँ से जहां जहां मैंने लाइन खींचा पूरा एक पूरा, ये आप जानते हैं टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ओके, कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर आप यहां तक जाएंगे तो टोटल 15,200 किलोमीटर ये क्या होगी आपकी, एक लंबाई होगी, वो स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा जो है वो कितने देशों को छूती है, तो आप जानते हैं ये है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को छूती है। इधर आप जानते हैं थोड़ा सा इलाका जो छूता है पीओके का, वो है अफगानिस्तान का, इस प्रकार अफगानिस्तान का छूता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा देखोगे ऊपर, तो यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर, तो यहाँ पर आपको नेपाल मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भूटान मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, म्यांमार, और यहाँ पर आपको बांग्लादेश। इस प्रकार आप जानते हैं 7 कंट्री ऐसी हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बनाती हैं। तो आप चाहे तो इनका कोड याद कर सकते हैं, स्थलीय सीमा बनाने वाली जो कंट्री है उनका कोड याद आप कर सकते हो कि बचपन में आपने एमबीए कर लिया, ठीक है ना, तो बचपन एमबीए आप ऐसा याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे जो बा मतलब है बांग्लादेश, तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन बनाता है, यहाँ पर बनाता है बांग्लादेश। फिर बनाता है दूसरा यहाँ पर चाइना। फिर आप जानते हैं यहाँ पर हम देखेंगे तो पा से क्या बनेगा आपका पाकिस्तान, ठीक है ना, ना से बनेगा यहाँ पर नेपाल, और एम से बनेगा यहाँ पर म्यांमार, बी से बनेगा यहाँ पर भूटान, और ए से बनेगा यहाँ पर अफगानिस्तान। इस प्रकार ऐसे 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन बनाता है,
तो बांग्लादेश 4196 किलोमीटर की लंबी एक सीमा रेखा होती है बांग्लादेश के साथ में। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली तो सबसे कम सीमा किसकी बनती है, अफगानिस्तान की बनती है। वो अफगानिस्तान जो सीमा होती है वो अब प्रॉपर हमारे जम्मू कश्मीर से ही बनती है, एक पीओके से बनती है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम कहते हैं। तो लगभग 90 किलोमीटर वो बनती है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि जो ये देश हैं वो हमारे कितने राज्यों को छूते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए बांग्लादेश कितने राज्यों को छूता है, तो बांग्लादेश हमारे यहाँ पर 5 राज्यों को छूता है। तो पांचों की पांचों राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली देखिए हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, एक एक चीज में आपको यहाँ पर बताते चलता हूँ और आप लोग घर में अभ्यास भी करना। आप मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य आपको छूते हैं, तो काफी टाइम लगेगा। आप मैप में देखते चलिएगा, मैं आपको होमवर्क भी देते जाऊंगा। आप क्या करिए, इसमें बांग्लादेश जो है 5 राज्य हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से राज्यों को छूते हैं। आप भी एक्टिव रहिए, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं चाइना जो है वो भी क्या करती है, 5 राज्यों को छूती है। आप ऊपर से नीचे तक पूरा करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आप, यहाँ ऊपर से यहाँ तक। तो आप जानते हैं ये वाला आपका जम्मू कश्मीर होगा, आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होगा, आपका ये उत्तराखंड होगा, यहाँ पर आपका सिक्किम होगा और यहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा। ऐसे आपको कितने मिलेंगे, 5 राज्य। इस प्रकार आप जानते हैं पाकिस्तान आप करेंगे तो पाकिस्तान 4 राज्यों को छोड़कर, आप ऐसा स्पष्ट देख लेना यहाँ पर आप जानते हैं गुजरात होगा, यहाँ राजस्थान होगा, यहाँ पंजाब होगा और ये जम्मू कश्मीर होगा। फिर आप जानते हैं यहाँ पर नेपाल भी क्या करेगा, यहाँ पर 5 राज्यों को यहाँ पर क्या करेगा, 5 राज्यों को यहाँ पर क्या करेगा, छुएगा। तो आप यहाँ से अगर पूरा आप देखेंगे नेपाल को, तो यहाँ उत्तराखंड लग जाएगा आपका, यहाँ उत्तर प्रदेश लग जाएगा, यहाँ बिहार लग जाएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये वाला इलाका जो बिहार, सॉरी यहाँ पर क्या लगेगा आपका उत्तराखंड हुआ, यहाँ पर आपका यूपी हुआ, यहाँ पर आपका बिहार हुआ, ठीक है ना। ये फिर यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा आपका सिक्किम तो पूरा इससे लगा हुआ रहता है इधर साइड आपका, ठीक है ना। और ये पश्चिम बंगाल का एरिया, ठीक है ना। इस प्रकार आप देखोगे यहाँ पर तो 5 हो गए। और फिर यहाँ पर म्यांमार 4 राज्यों को छूता है, भूटान भी 4 राज्यों को छूता है, अफगानिस्तान 1 राज्य को छूता है। तो बेसिकली आप मैप पे आराम से जाकर घर में देख लीजिए। तो 45 इसको याद रखना, 55 45 44 ए। तो आप क्या करिए, ये जो 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो उनका कोड आप याद करना 55 MBA। तो ये आपका बाउंड्री के हिसाब से घटते क्रम में रहेगा। और कितने स्टेटों को छूता है, तो याद रखना 55 45 44 ए, ठीक है ना। तो ऐसा करके आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो 55 से यहाँ पर 55 दिमाग में रखना, इससे आप 10 घटाओ तो ये आ गया, और फिर आप 1 घटाओ तो आपका ए आ गया। इस प्रकार आप दिमाग में रख सकते हो। तो 15,200 किलोमीटर के साथ पूरा देखा जाए तो भारत देश के 7 पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा यहाँ पर बनाते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, यहाँ से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए उदाहरण तौर पे पूछा जाए कि भारत देश के ऐसे कितने स्टेट हैं जहां पर स्थलीय सीमा है। इसका मतलब भारत देश के कितने स्टेट हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं विदेश के साथ। यहाँ पर 17 ऐसे राज्य हैं, भारत देश के 17 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर स्थलीय सीमा में कुछ देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो है हमारी ये रेड क्लिप रेखा है। ये कौन सी रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है। और ये जम्मू कश्मीर को बांटते हुए यहाँ पर पीओके जो है, यहाँ पर हम देखेंगे पीओके और हमारा भारतीय कश्मीर, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो 1971 में शिमला समझौते के थ्रू क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुई थी ये रेखा, सीज फायर रेखा मानी जाती है, विराम रेखा। उसके बाद आप जानते हैं ये वाला जो इलाका है ये अक्साई चीन कहलाता है, जहां पर देखा जाए चाइना का कब्जा है, ये कहलाती है एलएसी। तो चाइना और भारत के साथ ये जम्मू कश्मीर में कौन सी है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाली जो है वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आपको इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर कोई बॉर्डर का नाम नहीं है। बेसिकली यहाँ पर चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनती है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो आप लोग नॉर्मल पढ़ते हैं। तो मैकमोहन रेखा जो है वो क्या करती है, यहाँ पर चीन और भारत को यहाँ से अलग करती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बेसिकली और भी अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत और खास तौर पे चाइना के बीच में इस तिब्बती वाले इलाके पर एक तवांग इलाका आता है साइड अरुणाचल प्रदेश में, इनके बीच में काफी युद्ध होते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसकी रक्षा के लिए, इस वाली बाउंड्री की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ पर एक फोर्स होती है, उसका नाम है आईटीबीपी।
क्या नाम है इसका? आईटीबीपी। तो कई बार अगर आपसे पूछा जाएगा आईटीबीपी क्यों लाया गया, आईटीबीपी जो इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स है वो उसके लिए लाया गया है बॉर्डर फोर्स में, कि ये तिब्बत वाले इलाके में क्या करती है, हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना, घुसपैठियों से रक्षा करती है। और बांग्लादेश के साथ आप जानते हैं बांग्लादेश की जो बॉर्डर होती है उसकी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ पर बीएसएफ आती है। क्या आती है? बीएसएफ। बाकी जगह कौन काम करता है? आर्मी। और अभी युद्ध के दौरान आर्मी भी काम करती है, एयरफोर्स भी काम करती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बेसिकली हमें पीएससी में पूछा था पिछले बार कि भारत और किस देश के बीच में मतलब सुरक्षा के लिहाज से बीएसएफ की स्थापना की गई थी? बॉर्डर सुरक्षा फोर्स है जो सीमा सुरक्षा फोर्स बीएसएफ, वो है बांग्लादेश, इसका आंसर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इसको आइडिया रखना। फिर हम देखेंगे बेसिकली इसमें, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आता है जलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करते हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए तो यहाँ पूरा आपको समुद्र मिलेगा, जहां जहां क्या मिलेगा? ये समुद्र मिलेगा। ये देखिए ये पूरा आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर ये समुद्र मिलेगा। तो ये मुख्य जलीय सीमा हुई। क्या हो गई? ये भारत की हो गई क्या? मुख्य जलीय सीमा। तो ये जलीय सीमा होती है टोटल हम देखेंगे 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुख्य जलीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है, जो कहां से आती है? गुजरात से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक हो जाती है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं लक्षद्वीप जो है वह भी हमारे देश का हिस्सा है, ये भी जलीय सीमा बनाते हैं, इनके पास भी चारों ओर समुद्र होता है। और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं, ये भी क्या करते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। तो जब इनकी जलीय सीमा को भी पूरा काउंट कर लेते हैं तो फिर होती है यहाँ पर कुल जलीय सीमा, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल हो जाते हैं। तो कुल जलीय सीमा जो होती है वो होती है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है ना। ये पूरी जलीय सीमा हो जाती है। और फिर हम इनको जब टोटल पूरा काउंट कर लेते हैं कि भारत की कुल सीमा कितनी है, बाउंड्री कितनी है, तो 15,200 को जोड़ दो और 7,516.5 को जोड़ दो, तो फिर आपका निकलेगा टोटल यहाँ पर 22,716 यहाँ पर आएगा 5 किलोमीटर, ठीक है ना। ये पूरी टोटल बाउंड्री होगी। फिर यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि कितने ऐसे स्टेट हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो टोटल जलीय सीमा बनाने वाले जो स्टेट हैं वो यहाँ पर 9, ठीक है ना। जलीय सीमा बनाने वाले कितने स्टेट मिलेंगे आपको? 9। सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला अगर हम बात करते हैं वो कौन होगा? यहाँ पर गुजरात। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है गुजरात, और सबसे छोटी सीमा बनाता है कौन सा? गोवा, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या कर लेता है वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ये पूछता है कि ये देखो जो गुजरात है वो आपका देखा जाए मध्य एरिया में आता है, ना वो उत्तर में है ना वो दक्षिण में है, ये देखो मध्य में। लेकिन आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी जलीय सीमा बनाता है, तो फिर दक्षिण भारत अकेला पूछेगा तो फिर आप याद रखना आंध्र प्रदेश को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका घुमा के, इसलिए मैं आपको बता दिया। अगर नॉर्मली बोलेगा सबसे लंबी जलीय सीमा वाला देश मतलब राज्य कौन सा है, तो आप गुजरात को बताना, और सबसे कम कौन सा आएगा आपका? गोवा को बताना। लेकिन आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी जलीय सीमा बनाता है, तो फिर गुजरात नहीं बताना, आप क्या बताना? आंध्र प्रदेश बताना, ठीक है ना। ये आपका इस प्रकार जलीय सीमा वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय, देखो 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, वो कौन सा है आपका? मालदीव। क्या बनाती है? एक आपका मालदीव देश है और दूसरा आपका श्रीलंका है। ये 2 ऐसी कंट्री हैं जो निश्चित तौर पर क्या करती है हमारे यहाँ पर जलीय सीमा बनाती हैं। ये 2 ऐसे पड़ोसी हमारे राज्य देश हैं जो जलीय सीमा के माध्यम से हमें कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। एक आपका मालदीव और एक आपका श्रीलंका। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, ये भी क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका और मालदीव को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद सबसे नजदीक का जो देश है जो भारत जलीय सीमा बनाता है वो कौन सा आएगा? तो फिर याद रखना इंडोनेशिया है, जो कि इस कहा जाए तो अंडमान निकोबार के समूह के ग्रेट निकोबार से काफी नजदीक पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बेसिकली हमने देखा तो 3 ऐसे देश हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान देखो स्थलीय बनाएगा जलीय भी बनाएगा, बांग्लादेश स्थलीय बनाता है जलीय बनाता है, म्यांमार जलीय बनाता है स्थलीय बनाता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इनके बीच में कुछ अगर डिस्प्यूट होता है तो थोड़ा आपको याद रखना। यहाँ पर उत्तराखंड में काला पानी पड़ता है, उत्तराखंड में काला पानी का जो क्षेत्र है वो भारत और नेपाल के बीच डिस्प्यूट एरिया है। क्या बोलेंगे? भारत और नेपाल के बीच डिस्प्यूट एरिया है, ये वाला ये कहलाता काला पानी का इलाका उत्तराखंड के पास मिलेगा और वो नेपाल में उसकी स्थिति आती है। फिर आप जानते हैं यहाँ पर भूटान में एक प्लेटू मिलेगा, वहां पर डोकलाम प्लेटू है। तो
तो वो है भूटान का, लेकिन उस पर आप जानते हैं उसको लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद हुआ था डोकलाम प्लेटू को लेकर। और क्यों हुआ था एक बार मैंने आपको उसको बता चुका था पहले। और फिर अगर आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 4 बीघा कॉरिडोर को लेकर विवाद था वो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर एक विवाद है, उसका नाम है कच्चा तीबू द्वीप। एक द्वीप है उसका नाम है क्या, कच्चा तीबू द्वीप। और जो आप जानते हैं भारत और म्यांमार के बीच विवाद है वो है कोको द्वीप को लेकर। कोको द्वीप मिलता है, ठीक है ना, कोको स्टेट के पास में है जहां पर नारियल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो उस पर म्यांमार का अधिकार है, लेकिन भारत उस पर अधिकार जमाता है क्योंकि वो अंडमान निकोबार देश में काफी नजदीक पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन अगर है आपसे पूछ सकते हैं। तो हमारा भारत की स्थिति सब कंप्लीट हुई और हमने देखा कि भारत देश के चारों ओर किस टाइप की यहाँ लोकेशन है, क्या है। अब हम देखते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश। हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। देखो आज इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं, इसका मतलब लेक्चर फुल लेंथ होगा, बहुत लंबा होगा, ठीक है ना। तो आपका स्पेशल संडे हो जाएगा, संडे आपका सफल हो जाएगा घर में बैठे बैठे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको पसंद आते जाए तो लाइक करिएगा, और जो बच्चे नए यहाँ जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के लिए शेयर करते चलना, ताकि क्लास में अगर अच्छा ना मुझे लगा आज का क्लास का, तो मैं डेली हर संडे के स्पेशल क्लास करूंगा 4 से 5 घंटे की, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर, तो ये भारत के प्राकृतिक प्रदेश में देखते हैं। तो भारत का प्राकृतिक प्रदेश का मतलब क्या है कि हम किसी भी देश की स्टडी करते हैं, किसी भी देश की स्टडी करते हैं तो उस देश में अगर हम स्थल रूप से देखें उसका, तो स्थल की जो बनावट होती है वो एक जैसे नहीं होती है। कहीं पर्वत होता है, कहीं पठार होता है, कहीं मैदान होता है, और कहीं पर घाटियां होती हैं, कहीं पर द्वीप होते हैं, कहीं रेगिस्तान होते हैं। तो इन प्रकार के कई प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं। तो जब हम उन्हें प्राकृतिक रूप से पढ़ते हैं तो उन्हें स्थल आकृतियों के हिसाब से पढ़ते हैं, और जब उन्हें राजनीतिक रूप से पढ़ते हैं तो उसी स्थल में एक दूसरा शहर होगा, उसी आप जानते हैं मरुस्थल में दूसरा शहर होगा, उसी घाटी में दूसरा शहर होगा, मैदान में दूसरा शहर होगा। तो वो शहर वाइज हम पढ़ते हैं तो हम उसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि वो देश मतलब राज्य तो राज्य है, देश तो देश है, और शहर तो शहर है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम उसमें रिसोर्सेज को पढ़ते हैं तो देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो है वो जंगल है अर्थात वन है या खनिज संपदा है, किस टाइप से है। तो रिसोर्सेज को पढ़ने के लिए हम उसे नेचुरल फॉर्म में पढ़ते हैं, अर्थात प्राकृतिक प्रदेश के रूप में पढ़ते हैं, ओके। तो प्राकृतिक प्रदेश के रूप में पढ़ने के लिए हम पूरे भारत को यहाँ पर 7 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं और 7 को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। तो 7 हिस्सों को जब अलग अलग रूप में पढ़ लेंगे और 7 हिस्सों को मिला लेंगे तो भारत का कंप्लीट ज्योग्राफी आपका कवर यहाँ पर हो जाता है। अब बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। अब उत्तर भारत का जो विशाल मतलब उत्तर भारत का जो क्षेत्र है मैक्सिमम इलाके पर पर्वतमाला है। तो वो विशाल पर्वतमाला में हम क्या क्या पढ़ते हैं थोड़ा देख के चलते हैं। देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में उत्तर भारत की जो विशाल पर्वतमाला है तो सबसे पहले हमारा हिमालय का नाम आता है, ठीक है ना। तो हिमालय से क्वेश्चन कैसे पूछ करता है एग्जाम में, सबसे पहले आपको हिमालय से क्या कवर करना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। हिमालय का निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय का निर्माण वो कैसे हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जब एक कार्बोनिफेरस युग था तब उस समय हमारी पृथ्वी में एक पूरा एक तैरता हुआ हिस्सा था, जैसे पेंजिया हम लोगों ने कहते हैं जब पढ़ते डिटेल से हम लोग। तो वो पेंजिया टूटा, टूटने के पश्चात बीच में एक स्पेस बना, वहां पर जल आके भर गया, वो था तैतीस सागर। पहले तैतीस सागर बहुत बड़ा सागर था, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या हुई, वैज्ञानिक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेटें क्या होती गई, टूटते गई टूटते गई, पेंजिया क्या हुआ, टूटते गया। और टूटने के पश्चात हमारा जो भारत था वो भारत जो है मुख्य रूप से वो गोंडवाना लैंड प्लेट का हिस्सा था। भारत किसका हिस्सा था, तो भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और मेन जो भारत आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये भारत। ये एक्चुअल में भारत जो है वो सबसे प्राचीन है, ये वाला जो इंडिया है हमारा सबसे पुराना है। तो इसका ये जो हिस्सा है वो एक्चुअल में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। क्या था ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। तो अफ्रीका महाद्वीप और ये भारत का ये वाला हिस्सा और ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, ये क्या थे आपके आपस में जुड़े हुए थे। और इन सबको मिलाकर एक प्लेट बनी थी, उसका नाम था गोंडवाना प्लेट। तो गोंडवाना लैंड प्लेट बहुत बड़ी थी। तो भारत का जो मेन एरिया आपको देखने को मिलता है, जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये सब बाद में बना है। सबसे पुराना आपको ये वाला हिस्सा मिलेगा क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का हिस्सा सबसे पुराना कौन सा है,
तो आप जानते हो ये दक्कन का पठार है, इसलिए जो स्थल आकृति जितनी ज्यादा पुरानी होती है वह उतनी ज्यादा शांत होती है, क्योंकि उसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आप जानते हो उस क्षेत्र में भूकंप सबसे कम आते हैं। तो भारत का जो जोन नंबर 1 है जहां पर सबसे कम भूकंप आते हैं वो यही क्षेत्र है। ये भारत का सबसे स्टेबल क्षेत्र माना जाता है क्योंकि ये सबसे पुराना है। तो अगर आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे स्टेबल क्षेत्र कौन सा है, तो आप बोलना भारत का पठार, दक्कन का पठार। अगर आपसे पूछ रहा है भारत का वह कौन सा क्षेत्र जहां सबसे कम भूकंप आते हैं, तो ये है जोन नंबर 1 कहां पर है, ये है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कवर आपको हो जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि एक समय आया जब ये हमारा गोंडवाना लैंड प्लेट से क्या हुआ, टूटा। ऑस्ट्रेलिया भी अलग होगा, मेडागास्कर भी अलग हो गया, इंडिया भी अलग हो गया। अब इंडिया ऊपर की तरफ आया तो ऊपर ऑलरेडी क्या थी, एक प्लेट थी जिसमें यूरोप और एशिया दोनों आपस में बसे थे। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर बनी थी यूरेशियल प्लेट। क्या बनी थी यहाँ पर, यूरेशियल प्लेट। और बीच में एक क्या है हमारा, तैतीस सागर है। तैतीस सागर में निरंतर क्या हो रहा था, मलबा जमा होते जा रहा था और वो तैतीस सागर उथला होते जा रहा था, क्योंकि नदियां आती और तैतीस सागर में अपना मलबा बिछा देती। तो निश्चित तौर पर तैतीस सागर उथला हो चुका था और ये जो प्लेट है अर्थात ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा था। तो ये क्या हुआ, यूरेशियल प्लेट के पास में जैसे ही पहुंचा तो इसके नीचे प्रवेश कर गया। इसके नीचे जैसे ही प्रवेश किया तो बीच में जो तैतीस सागर का मलबा था वो मलबा फोल्ड होके क्या हुआ, ऊपर उड़ गया। मतलब बीच में अगर कोई भी चीज रहती है और इसके अंदर अगर हम कोई चीज दबाते हैं तो ये वाला भाग, जो बीच वाला भाग है वो फोल्ड होके क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे इन दोनों के बीच में जहां तैतीस सागर का मलबा था वो तैतीस सागर जो है वो उसका मलबा फोल्ड होके ऊपर उड़ गया और एक पर्वत का निर्माण हो गया और धीरे धीरे फोल्डिंग होके उठा। एकदम से रॉकेट साइंस नहीं है कि तुरंत हिमालय बन गया, लंबे साल लगे। लगभग इसको बनने में लगभग देखा जाए 11.5 करोड़ साल बनने में लगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस 11 लगभग 11 करोड़ साल की जो पूरी प्रक्रिया है उस दौरान यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत का निर्माण आज भी जारी है। इसलिए ये हमारे भारत का सबसे अनस्टेबल वाला हिस्सा है, मतलब सबसे अस्थिर हिस्सा है, क्योंकि इसका निर्माण अभी भी जारी है। इसलिए सर्वाधिक अस्थिर हिस्सा जो हमारा वो हिमालय पर्वत है, उसका तराई वाला क्षेत्र पूरा क्षेत्र है। और सर्वाधिक भूकंप भी कहां पर आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं जोन नंबर 5 में, क्योंकि इसका निर्माण हाल ही में भी चल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये तैतीस सागर के मलबे को फोल्ड होने से बना, इसलिए फोल्डिंग माउंटेन कहलाता है। इसलिए हिंदी बोलते उसको बलित पर्वत। अगर हिमालय जो है वो कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत है। बलित पर्वत भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राचीन बलित पर्वत, एक होता है नवीन बलित पर्वत। तो जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के पहले हुआ है जैसे अरावली पर्वत, उसको हम बोलेंगे क्या, प्राचीन बलित पर्वत। लेकिन अगर बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन युग के बाद, ठीक है ना, जिसका निर्माण हुआ है वो कहलाएगा क्या, नवीन बलित पर्वत। तो चूंकि हमारे हिमालय का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के बाद हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा पर्वत है ये। तो हम बोलेंगे इसको कि ये नवीन बलित पर्वत है। एक प्री कैम्ब्रियन युग क्या होता है, जुरासिक क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, सब हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं जब हम लोग क्लास में लेक्चर लेते हैं, वो चीजें सब हम पढ़ते हैं तब, ठीक है ना। अभी तो हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय का निर्माण कहां पर हुआ। तो जहां पर तैतीस सागर है, तैतीस सागर के मलबा के फोल्ड होने से हुआ है। हिमालय पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला है, तो आप बोलेंगे नवीन बलित पर्वतमाला है। ये दो प्लेटें कौन कौन सी यहाँ पर आई, तो ये भारतीय प्लेट और आपकी यूरेशियल प्लेट दोनों के पास में आने से, दबाव होने से तैतीस सागर का मलबा उठा। अब प्रश्न आता है कि ये हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ। तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है टर्सरी युग में हुआ। कौन सा युग बोलेंगे हम यहाँ पर, टर्सरी युग में इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब आप जानते हैं हिमालय पर्वतमाला आपको मिलेगी जरूर, लेकिन वो एक श्रृंखला नहीं मिलेगी उसकी, ऐसी कई श्रृंखलाएं हैं। एक श्रृंखला फोल्ड होके पहले एक श्रृंखला बनी, फिर दूसरी श्रृंखला, फिर तीसरी श्रृंखला, फिर चौथी श्रृंखला। तो समय बीतते गया और अलग अलग श्रृंखलाएं यहाँ पर बनती गई। तो पूरा की पूरा टर्सरी युग है। इस टर्सरी युग में अगर हम बात करते हैं टोटल, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें 4 ऐसे टाइम है जिसके दौरान हिमालय बना। देखो अब टर्सरी युग में देखा जाए तो सबसे पहला युग कहलाता है यहाँ पर क्रिटेशियस युग। क्या कहलाता है यहाँ पर, क्रिटेशियस युग। ये युग लगभग 11 करोड़ साल पहले का था, ठीक है ना। तो इस युग में हम देखेंगे हिमालय का कौन सा हिस्सा बना, तो हिमालय के छोटे छोटे हिस्से बने, जैसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं जिन्हें हम लोग, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में आप जानते हो एक छोटी छोटी पर्वतमाला बनी, एक ये आपकी बनी। तो ये आपकी कौन सी है, ये हम देखेंगे यहाँ पर काराकोरम पर्वतमाला। तो काराकोरम जो रेंज है ये काराकोरम पर्वतमाला हुआ। यहाँ पर हम बात करते लद्दाख हुआ, यहाँ पर जास्कर हुआ, यहाँ पीर पंजाल हुआ,
ठीक है। ये आपकी पीर पंजाल हुआ। तो ये आप जानते हैं जो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां बनी, ठीक है ना, विशाल पर्वत लंबी पर्वतमाला नहीं बनी, थोड़े थोड़े हिस्से उठे शुरुआत में। तो आप जानते हैं काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ, जास्कर हुआ, पीर पंजाल हुआ, ये जो यहाँ पर श्रृंखलाएं बनी वो ने हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं हम लोग? तो क्रिटेशियस युग में क्या बना? ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो याद रखना काराकोरम पर्वतमाला, ठीक है ना, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये किसके हिस्से हैं? ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें अगर देखा जाए इसकी सबसे ऊंची चोटी हम बात करेंगे तो आप जानते हैं इस काराकोरम पर्वतमाला में एक है केटू गाडविन ऑस्टिन। क्या नाम है इसका? केटू गाडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और साथ में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन। वो कहां मिलेगी आपको? काराकोरम पर्वतमाला में, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आप जानते हैं दूसरा आता है बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। क्या आता है? बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ? यहाँ पर तो युग का नाम है इयोसीन युग। याद रखना किस युग में हुआ है? यहाँ पर इयोसीन युग में हुआ है, जो लगभग इसका टाइमिंग था 6 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 6 करोड़ वर्ष पूर्व ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। ये ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा भी है और सबसे कहा जाए तो बड़ा भी है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है वो इधर साइड चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है, जबकि इधर सकरा है और ऊंचा ज्यादा है। इसलिए ग्रेट हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई आपको इधर साइड मिलेगी। आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट जो है, जो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेट हिमालय में स्थित है। ओके, फिर आप जानते हैं हमारे जो सिक्किम के पास में कंचनजंगा है, वो भी क्या बताइए इसी ग्रेट हिमालय में स्थित है। मतलब इसमें आपको बड़ी बड़ी चोटियां मिलेंगी। कहां पर? पूर्व दिशा में, क्योंकि यहाँ पर एक सकरा है और ऊंचा बहुत है। जबकि यहाँ पर क्या देखेंगे? ऊंचा थोड़ा कम है लेकिन सकरा मतलब जो चौड़ा है बहुत ज्यादा है। तो हम देखेंगे ग्रेट हिमालय का निर्माण जो हुआ वो 6 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग में हुआ और इसे आप जानते हैं सबसे अधिक ऊंचा होने की वजह से इसके ऊपर साल भर क्या होती है? बर्फ जमी होती है। इसलिए इसे हिमाद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि ये साल भर बर्फ से आच्छादित होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि इसी में देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो कहां मिलेगी आपको? नेपाल में मिलेगी, जिसका वहां स्थायी नाम सागर माता है। और हम देखेंगे यहाँ पर कंचनजंगा जो कि भारत में स्थित, पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि केटू गाडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये सिक्किम में होने की वजह से आप जानते हैं पूर्ण रूप से भारत में स्थित देखा जाए तो ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, फिर इसी में आप जानते हैं माकालू हुआ, फिर आप जानते हैं इसमें धोला हुआ, धोली हुआ, और इसके बाद हम जानते हैं इसी में नंगा पर्वत हुआ उत्तराखंड में। बहुत सारी श्रृंखलाएं आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं तीसरा, यहाँ पर हम बात करते हैं तो आता है मध्य हिमालय। क्या आता है यहाँ पर? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है वो ग्रेट हिमालय के बाद का हिमालय है, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय के बाद का हिमालय है। तो इस मध्य हिमालय में हम देखेंगे तो इसका जो निर्माण हुआ है वो मायोसीन युग में हुआ है। मायोसीन युग जो होता है लगभग आज से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व का युग था मायोसीन युग। इसमें देखा जाए तो मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय में आपको क्या खास बात मिलेगी? यहाँ पर आपको बहुत से घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। घास के मैदान मतलब यहाँ पर जो भेड़ बकरियां जो चलती हैं, ठीक है ना, हिरण होते हैं, इनकी घास बहुत ज्यादा उगते हैं इस इलाके में। तो इन्हें घास को विशेष तौर पर वहां मर्ग कहते हैं। आपने सुना होगा मर्ग। तो ये घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं, जो कहाँ मिलेगा आपको? मध्य हिमालय में, मिडिल हिमालय में। जैसे सोनमर्ग सुना होगा, गुलमर्ग सुना होगा, ये क्या है? ये घास के मैदान है, ठीक है ना। गुलमर्ग सोनमर्ग क्या है? घास के मैदान है। कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में जो स्थित शहर है और अर्थात इसके स्थल है बहुत ही कहा जाए तो प्रकृति के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से काफी अच्छे माने जाते हैं और सबसे सौंदर्य और प्रकृति के रहस्य में भरे हुए यहाँ शहर मिलेंगे आपको। कुल्लू देख लो, मनाली देख लो, मसूरी देख लो, डलहौजी देख लो, ठीक है ना, या फिर रानीखेत देख लो, कांगड़ा देख लो, पालनपुर देख लो। बहुत प्यारे प्यारे आपको स्थल मिलेंगे जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान माने जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं इसी में हम देखेंगे तो मध्य हिमालय में सबसे अच्छे स्वास्थ्यप्रद स्थान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर आप जानते हैं हम चौथे की बात करते हैं तो वो है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो है वो नया हिमालय कहलाता है या लघु हिमालय कहलाता है। अभी सबसे छोटा है और नया ही बना हुआ है।
तो इसका निर्माण हुआ है आप जानते हैं प्लीस्टोसीन युग में। कब हुआ ये? प्लीस्टोसीन युग में। इसी प्लीस्टोसीन युग में हमारे यहाँ पर हिमालय में हिम मानव का जन्म हुआ था। ओके, प्लीस्टोसीन युग में हिम मानव का जन्म हुआ था, आज से 10 लाख साल पहले की बात है, ठीक है ना। तो यहीं से आप जानते हैं हमारे यहाँ पर हिम मानव का आगाज हुआ और इस युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आप जानते हैं भगवान सूर्य यहाँ तपस्या करते थे, शिवालय वो इसी का हिस्सा है। और ये शिवालिक श्रेणी लंबी नहीं है, ये मात्र उत्तराखंड में देखने को आपको मिलेगी। तो ये क्या होती है, ये लंबी ना चलकर ये लंबा घाटियों के माध्यम से ये मध्य हिमालय में मिल जाती है। इसका मतलब जो ये देखिए, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय और ये आपका क्या शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी लंबी नहीं जाती है, ये थोड़ी सी उत्तराखंड में बस में रहती है और आपस में क्या होती है, लंबा घाटी के माध्यम से, ये लंबा घाटी के माध्यम से क्या होती है, ये मध्य हिमालय में मिल जाती है। कौन सी? शिवालिक श्रेणी। तो आप जानते हैं जब ये पश्चिम में मिलती है तो इसका नाम अलग होता है, पूर्व में मिलती तो अलग नाम रहता है। पूर्व में इसका नाम रहता है द्वार और पश्चिम में इसका नाम रहता है दून। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमालय का सबसे नया हिस्सा कौन सा है, तो शिवालिक श्रेणी। और पूछा जाए शिवालिक श्रेणी लंबा घाटी के माध्यम से कहां मिलती है, तो मध्य हिमालय मिलती है। तो पूर्व में इसे क्या कहते हैं, पश्चिम में क्या कहते हैं, तो पश्चिम में कहते हैं, देखो ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, तो पश्चिम में बोलते हैं इसको दून। तो जो जो लंबा घाटी में स्थित है पश्चिम में, उसके पीछे दून लगता है। तो आपने सुना होगा देहरादून इसी घाटी में स्थित है तो उसका नाम देहरादून पड़ा। पोटली दून उसी में आप जानते हैं तो ये नाम पड़ा पोटली दून। तो देहरादून पोटली दून जो है वो एक्चुअल में मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी की लंबा घाटी में स्थित है। उन्हीं लंबा घाटी को दून कहते हैं, तो वो शहर का नाम दून पड़ता है लास्ट में, पोटली दून और देहरादून। और जब आप इधर इस साइड जाएंगे आप पूर्व साइड में, तो पूर्व में आप देखेंगे यहाँ पर तो लंबा घाटी को बोलते हैं द्वार। यही मिलेंगे आपको हरिद्वार और कोट द्वार, ठीक है ना। तो आप जानते हैं हरिद्वार कोट द्वार जो मिलेंगे आपको वो पूर्व साइड मिलेंगे। इस प्रकार हिमालय में आपको इतनी तैयारी करनी है। ये तो हुआ हिमालय के उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो ये जो मैंने आपको बताया इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे। अब हिमालय का होता है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन मतलब हिमालय को अब ऐसा आप काटो प्रदेश के आधार पर, हिमालय को ऐसा काटो आप, ऐसा काटो आप, ऐसा काटो आप, ऐसा काटो। तो इसे 4 भागों में काट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो ऐसे जब काटते हैं तो कश्मीर व पंजाब हिमालय में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा जाता है कि कश्मीर या पंजाब हिमालय जो है वो हिमालय को कौन कौन सी नदियां यहाँ पर काटती हैं। तो किसका विस्तार कहाँ मिलेगा, तो ऊपर साइड आपको याद रखना है सिंधु और यहाँ रखना है सतलज। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, अब उसमें भले वो ट्रांस हो, ग्रेट हो, मध्य हो, जो भी हो, ये पूरे हिमालय के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय किसे बोलेंगे, सिंधु से लेकर आपको आना है सतलज तक का क्षेत्र है वो कहलाता है आपका कौन सा, तो पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर आप जानते हैं सतलज नदी से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर में मिलेगी काली नदी। तो इस सतलज नदी से आप देखो कि काली नदी तक का जो क्षेत्र रहेगा वो मिलेगा आपको कुमायूं हिमालय। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कुमायूं हिमालय। और फिर आप जानते हैं इस काली नदी से लेकर आप यहाँ पर पहुंच जाइए तीस्ता नदी तक। तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का क्षेत्र कहलाता है नेपाल हिमालय, ठीक है ना। और ये तीस्ता नदी से लेकर हम ब्रह्मपुत्र नदी तक पहुंच जाते हैं तो कहलाता है असम हिमालय। और अरुणाचल प्रदेश हिमालय नहीं कहलाएगा, पहले वो असम था तो कि असम हिमालय। इस प्रकार ये 4 हिमालय हैं। चारों हिमालय में आप देखेंगे तो नदियों के बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी यहाँ क्या क्या है जो आप लोकेशन देखेंगे समझ में जाएगा। तो क्या आएगा, पहला आपका ये पंजाब कश्मीर हिमालय, यहाँ पर सिंधु सतलज तक। कुमायूं हिमालय क्या आएगा, सतलज से काली नदी तक। और फिर आएगा नेपाल हिमालय, काली नदी से आपका तीस्ता तक। और फिर इसके बाद तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक आपका असम हिमालय। इस प्रकार हिमालय आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान मतलब अब हमारे यहाँ पर हिमालय बन गया। अब हिमालय चूंकि बहुत ऊंचा है तो निश्चित तौर पर वहां क्या हुआ, ग्लेशियर जमे, है ना। हिमालय जिसका नाम बताया था ग्रेट हिमालय, वहां ग्लेशियर जमे और ग्लेशियर जब पिघलने लगे वहां से तो वहां से नदियां निकली। अब ये नदियां जब निकली तो आप जानते हैं हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें सदा हर वर्ष भर पानी बहता रहता है, उन्हें सदानीरा भी कहते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर बरसात के समय बरसात का पानी बहता है और जब मान लीजिए ठंड पड़ती मतलब गर्मी पड़ती है, जब वर्षा नहीं होती है तब उस दौरान क्या होता है वो हिमानी पिघल पिघल कर बहती है तो उससे भी पानी की पूर्ति हो जाती है। तो वर्ष भर पानी यहाँ बहता है।
तो जब ऊपर से नदियां जब बहती हैं तो आपने देखा होगा हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं उनका उद्गम स्थान क्या माना जाता है, हिमानी। जैसे आप अगर हम बात करें गंगा की बात करेंगे तो गंगा का भी उद्गम स्थान कैसा मिलेगा, हिमानी से मिलेगा, ठीक है ना। तो हिमानी में आपने देखा होगा गोमुख हिमानी आती है, यमुना की बात करोगे तो बंदरपूर हिमानी आती है। तो हिमानियों से क्या होता है, इनका उद्गम सोर्स माना जाता है, ठीक है ना। फिर बेसिकली हम इसमें आगे बात करते हैं तो जरा देखिए, अगर मान लीजिए ये ऊपर से नदियां जब निकलेंगी, नदियां जब ऊपर से निकलेंगी तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बड़े बड़ी चट्टानों को क्या करती हैं, स्पीड होता है पानी, जब ऊपर से नीचे पानी गिरता है तो बहुत स्पीड से गिरता है, तो स्पीड होने की वजह से क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर चट्टानों को भी लुढ़क लुढ़का के क्या होता है, नीचे ला लेती है। तो देखो ऊपर से जब नदियां आती हैं तो वो कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी, मिट्टी, चट्टान सब हिस्सों को क्या करती है, काट काट कर नीचे लेकर आती है। ओके, और आप जानते हैं हिमालय बहुत कच्चा है, क्यों, क्योंकि ये जो 33 सागर था, 33 सागर में जमा हुआ जो मलबा था उससे बना हुआ है, और मलबा को चट्टान वैसे इतनी कठोर तो होती नहीं है, सिंपल होती है। इसलिए आप जानते हैं कमजोर चट्टान का बना हुआ है हिमालय, क्या है, कमजोर चट्टानों का बना हुआ है, इसलिए यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है और यहाँ मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। जबकि हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट देखेंगे, यहाँ पर कटाव नहीं ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर हिमालय जो है वो कच्ची चट्टानों का बना हुआ है, क्योंकि 33 सागर के मलबे से बना था, इसलिए आप जानते हैं चट्टानें कमजोर हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत होता है और मिट्टी का कटाव बहुत होता है। अब मिट्टी का कटाव हुआ तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ की नदियां अपने साथ बालू, बजरी, मिट्टी का कटाव करके नीचे लेकर आएंगी। अब जैसे ही नीचे आती हैं तो नीचे जैसे स्लोप में आती है तो इनका वेग क्या हो जाता है, कम। अब जैसे से वेग कम होते जाता है तो पहले वेग कम हुआ, थोड़ा कम हुआ तो बड़ी बड़ी चट्टानें क्या हो गई, वहां पर रुक गई। फिर थोड़ा क्या हुआ, वेग वेग थोड़ा और कम हुआ तो फिर छोटी छोटी बालू, बजरी फिर इकट्ठी हो गई। फिर और थोड़ा आगे हम जाकर देखते हैं तो फिर मिट्टी का जमा हुआ। तो धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे नदियों का प्रवाह वेग कम होते जाता है तो हम बेसिकली देखेंगे वहां पर मिट्टी का जमाव भी वहां होने लगता है। तो मिट्टी के जमा होने की वजह से, बालू पत्थर के जमा होने से, चट्टानों के जमा होने से कई प्रकार के क्षेत्र बन जाते हैं, वो उन भाग को बोलते हैं मैदान। तो आप जानते हैं हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं अपने साथ जो बालू, बजरी, चट्टान लेकर आती हैं वो नीचे वाले हिस्सों पर, मैदानी हिस्सों पर लाकर बिछा देती है। इस प्रकार ये क्षेत्र कहलाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब कैसे बनता है जरा हम देखते हैं, इसमें तराई प्रदेश कैसे बनता है, भावर कैसे बनता है, बांगर कैसे बनता है, खादर कैसे बनता है, कल्लर कैसे बनता है, ऊसर कैसे बनता है, थोड़ा हम देखते हैं। मेन रूप से 4 क्षेत्र आते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, बाकी 2 तो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं तराई प्रदेश, भावर, बांगर और खादर। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से नदी आई स्लोप, यहाँ पर थोड़ा डाउन हुई, डाउन होने के बाद क्या होती है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं वो आकर क्या होती है, यहाँ पर बिछ जाती हैं, क्या होती है, यहाँ पर बिछ जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर बिछेंगी तो ये चट्टानें जो हैं, चट्टानें जो है, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो एकदम से यहाँ पर आते हैं तो 2 प्रकार की आकृति की बन जाती है, एक होता है जलोढ़ पंख और एक होता है जलोढ़ शंकु। तो अगर आप जानते हैं इसमें क्या होता है, अगर ये नदी एकदम से क्या होती है, मैदान में गिरती है तो एकदम से क्या करता है, ये पत्थर जो रहते हैं, ये जो पत्थर रहते हैं वो ऐसे पूरे चारों तरफ, ऐसे तीनों तरफ ऐसे बिछ जाते हैं, तो ये अर्धचंद्राकार रूप में बिछ जाता है, इसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। और अगर मान लीजिए क्या होता है, नदी आराम से उतरती है तो ये ऐसे रूप में क्या होते हैं, पत्थरों का जमाव हो जाता है, इसको बोलते हैं जलोढ़ शंकु। खैर ये आपको भी एग्जाम में नहीं आएगा ये सब किताब, आपको तो इतना याद रखना है कि बड़े बड़े चट्टान पत्थर क्या होते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं सबसे शुरू में आके, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर क्या होता है, यहाँ पर जब बड़े बड़े पत्थर यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं तो इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग तराई प्रदेश। क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, तराई प्रदेश। तो इस तराई प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ी बड़ी चट्टान की होने की वजह से पानी क्या होता है, इधर किधर यहाँ पर फेंक जाता है, चारों तरफ यहाँ पर पानी क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्यों, जरा देखो, जैसे ही आप देखेंगे पानी अगर आप ऊपर से ऐसा फेंकेंगे तो पानी जैसे ही आप फेंकते हैं तो तुरंत के लिए वो चारों तरफ से फैल जाता है, फिर वो थोड़ी देर के बाद जाना स्टार्ट करता है। तो एकदम से जब नदी क्या होती ऊपर से नीचे आती है, मैदान में आती है, तो वो पूरे पानी को फेंकती है तो पूरा पानी चारों तरफ फैल जाता है और बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होती है वहां पर फैल जाती है। तो ये कहलाता है आपका क्या, तराई प्रदेश। तो ये कैसा होता है, बड़ी चट्टानों से युक्त होता है और दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है। दलदली भूमि होने की वजह से आप जानते क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय तक पानी भरा होने की वजह से यहाँ की मिट्टियां दलदली हो जाती है, इसलिए आप यहाँ खेती नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ कृषि योग्य नहीं होता है ये तराई प्रदेश। लेकिन अब यहाँ पर नीचे आप जाओगे, नीचे आप जाओगे तो क्या होगा,
अब यहाँ पर बालू बजरी का जमाव होगा। क्यों? अब नदी थोड़ी और शांत हो गई है, तो अब क्या होंगे, ये बालू बजरी का यहाँ पर जमाव किया जाएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी बालू और बजरी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर जमा होने लगेंगी, इकट्ठी होने लगेंगी, यहाँ पर नदी घाटी में इकट्ठी होंगी यहाँ पर। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब बालू बजरी इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी कि नदी अब इसके बालू बजरी के अंदर से प्रवेश कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बालू बजरी जब जमा होती है तो उसके बीच में बनते हैं पोरस पार्ट, मतलब छेद बनते हैं। बालू कैसी होती है, गोल। अब ये गोल ऐसी ऐसी जमती है आपस में, तो आप जानते हैं बीच में क्या बन जाते हैं, छेद। इन्हें बोलते हैं सरंध्र या पोरस पार्ट। इन पोरस पार्ट की वजह से पानी क्या होता है, अंदर से रिस रिस कर बहने लगता है। तो यहाँ पर नदियां क्या हो जाती, गायब हो जाती हैं। ये कहलाता है भावर प्रदेश। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि नदियां कहाँ पर गायब होती हैं। तो गायब होने का मतलब है कि बहुत सी बालू बजरी जमा हो जाती है। तो क्या होता है, बालू बजरी जमा होने की वजह से अब वो नीचे से क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार हम बोलेंगे यहाँ पर भावर प्रदेश होता है, इस भावर प्रदेश में नदियां क्या हो जाती है, प्राय गायब हो जाती है। ठीक है ना। फिर आप जानते हैं ये नदियां फिर बाहर जाकर निकलती हैं उधर, तो फिर उनका वेग और कम हो जाता है। वेग कम हो जाने से क्या होता है, यहाँ पर अब आजू बाजू में क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी का जमाव होता है। अब ये क्या होगा, मिट्टी का जो जमाव होगा, ये मिट्टी का जमाव हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पर नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो पानी ऊपर तक फैलेगा और बहुत दूर तक मिट्टी का जमाव होगा। हो सकता है दूसरे साल बाढ़ ना आए। तो अगर ये मान लीजिए मिट्टी का जमाव ऊंचे क्षेत्रों में होता है, सुनना, मिट्टी का जो जमाव होता है अगर वो ऊंचे क्षेत्रों में होता है जहां पर हर वर्ष वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता, हर वर्ष जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता है, तो हर वर्ष यहाँ पर नई मिट्टी नहीं आकर बिछती है। जो पुरानी मिट्टी है वही यहाँ पर आकर बिछती है। तो पुरानी मिट्टी जहां पर बिछती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, बांगर। क्या बोलते हैं हम लोग, बांगर। इसका मतलब आप यहाँ ये समझिए कि मान लीजिए नदी है, अब नदी में बाढ़ आई तो बाढ़ आने से नदी बहुत चौड़ी हो जाती है और इसका पानी दूर तक फैल जाता है। ओके, अब मान लीजिए क्या होता है, बाढ़ का पानी इधर तक फैला, इतने तक फैला। अब यहाँ तक मिट्टी का जमाव हो जाएगा, लेकिन हर साल यहाँ तक बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ आती है यहाँ तक। तो हर साल जहां तक बाढ़ आएगी वहां हर साल नई नई मिट्टी जमेगी, और जहां पर बहुत सालों के पहले बाढ़ आई थी और बाढ़ नहीं आ रही है तो वहां पर वो पुरानी मिट्टी रहेगी। तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर वर्ष में पानी हर बार बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, तो वह हर साल नई मिट्टी नहीं बिछती है, तो वो कहलाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जहां पर हर साल प्रतिवर्ष क्या होता है, वर्षा का जल पहुंचता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है, तो वहां की मिट्टी कट जाती है और फिर से नई आके बिछ जाती है। तो जिस इलाके में जो निचला क्षेत्र होता है वहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव होता है, पुरानी मिट्टी कट जाती है। तो हर साल वहां नई नई मिट्टी का जमाव होता है। जबकि जो ऊंचा वाला क्षेत्र होता है वहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है और मिट्टी का जमाव प्रतिवर्ष नहीं होता है, तो वो मिट्टी पुरानी रहती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं क्या, खादर। ध्यान रखना, समझ में आया। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहेगी उसे बोलेंगे यहाँ पर बांगर, और जो ऐसी इलाके में जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वो कहलाएगी यहाँ पर खादर मिट्टी। इस प्रकार आप जानते हैं यहाँ पर तराई, भावर, बांगर, खादर, इनके बारे में भी क्वेश्चन बेसिकली आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। फिर आप जानते हैं कल्लर या रेत भूमि या ऊसर भूमि, ये प्राकृतिक नहीं होती, हम खुद बनाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पर निरंतर क्या होती है, ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, खास तौर पे हम लोग ज्यादा सिंचाई करते हैं। तो ज्यादा सिंचाई करने से क्या हो जाता है, ज्यादा सिंचाई करने से ये चीज होती है यहाँ पर कि ऊपर बहुत ज्यादा साल्टी पूरी मिट्टी बन जाती है, ऊपर पूरा एक साल्ट इकट्ठा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ऊसर या रेत भूमि बोलते हैं, वो अनुपजाऊ हो जाती है। और साथ ही साथ होती है कल्लर या रेत भूमि कहलाती है। ऊसर भूमि किसे कहते हैं हम लोग, ये भी जो बताया मैंने क्या, वो कल्लर या रेत भूमि है जिसमें हम ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो बाष्पीकरण अधिक होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पूरा लवण की मात्रा जम जाती है, वो कहलाती है आपकी ऊसर या रेत भूमि। सॉरी, ये पहले कल्लर या रेत भूमि। ऊसर भूमि क्या कहलाती है, ऊसर भूमि वह भूमि होती है जिसमें क्या होता है, नदियां जब बहुत तेजी गति से किसी खेत से गुजरती, खेत के आजू बाजू इलाके से गुजरती है, तो वो ऊपर की लेयर जो उपजाऊ लेयर होती है, उपजाऊ लेयर जो होती है वो लगभग 1 फीट होती है। तो उस लेयर को वो काट कर क्या कर देती है, अपने साथ में ले लेती है। तो जैसे ये काट कर ले जाती है तो आप जानते हो ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी कटकर बह जाती है और नीचे बचती है बंजर भूमि, उसे बोलते हैं ऊसर भूमि। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ऊसर भूमि को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं, तो इसी ऊसर भूमि को कहते हैं, थोड़ा ध्यान देना। चलिए अब हम देखते हैं पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बारे में बात करें
तो ये देखिए आप यहाँ पर एक पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये क्या बताइए पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? पहले आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सह्याद्री। ओके, हाँ, जिस प्रकार ग्रेट हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री, उसी प्रकार इसको बोलते हैं क्या? सह्याद्री। अब ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट है, ये बहुत कम कटा फटा है, ठीक है ना, और इसलिए आप जानते हैं इधर की जो नदियां हैं वो इधर साइड आती हैं, बाकी मैक्सिमम जो हमारा हिस्सा होता है वो इधर नदियां जाती सारी, ठीक है। और नदियों के जाने से ये जो पूर्वी घाट है बहुत ज्यादा कटा फटा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे गोदावरी भी काटती है, कृष्णा भी काटती है, कावेरी भी काटती है, ताम्रपर्णी भी काटती है और तुंगभद्रा भी काटती है, बहुत सारी नदियां यहाँ पर काटती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो ये कहलाता है आपका पश्चिमी घाट, ये कहलाता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है, ओके, मतलब जीवों की, पेड़ पौधों की सर्वाधिक वैरायटी मिलेगी आपको पश्चिमी घाट, इसलिए पश्चिम घाट को इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है, मतलब एक पारिस्थितिक क्षेत्र का सबसे सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है, ओके। और यहीं पर आप जानते हैं इसी में मिलेगा आपको केरल में कौन सी? साइलेंट वैली। ये साइलेंट वैली जो है ये भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ओके। तो सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ मिलती है? साइलेंट वैली या शांत घाटी में मिलती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? एक पश्चिमी घाट में मिलेगा। अब ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट जो है बहुत ही कम कटा फटा है, मात्र ऐसा माना जाता है कि 4 मुख्य इलाके पर एक कटा फटा है। उसकी वजह से क्या होती है, इधर वाले शहरों का संचार, इधर वाले शहरों का यातायात इधर वाले से होता है, कनेक्ट होता है। ऐसे आपने देखा होगा यहाँ पर 4 दर्रे हैं, एक का नाम है पाल घाट, एक का नाम है भोर घाट, ठीक है ना, एक का नाम है थाल घाट और एक का नाम है सेन कोटा दर्रा। क्या नाम है? ये 4 दर्रे ऐसे हैं, 4 पास ऐसे हैं। पास का मतलब क्या होता है देखना, ये मान लीजिए कोई पर्वत श्रृंखला जा रही है, अब इधर भी ऊंची है, इधर भी ऊंची है, तो इधर के लोग इधर पार करने में दिक्कत करेंगे, इधर के लोग इधर करेंगे, लेकिन जाते जाते अचानक एकदम से नीचे आ जाए और फिर ऊपर चले जाए, तो यहाँ से आर पार होना तो मुश्किल है। लेकिन ये जो नीचे वाले, जो जहाँ नीचे हुआ है, इस इलाके से क्या होता है, इधर के लोग इधर, इधर के लोग इधर आ जा सकते हैं, तो क्या लगता है दर्रा या पास, इसी को बोलते हैं क्या? दर्रा या पास। तो इसी दर्रे की वजह से ये जो पूरा की पूरा है वो ऐसा है, ऐसा है। बीच बीच में क्या होता है, ये नीचे रुक जाता है, तो इसमें क्या बताइए दर्रे बन जाते हैं। तो इन्हीं दर्रों की वजह से क्या होता है, इधर लोग आसानी से जाते हैं यहाँ से यहाँ पर। इस प्रकार आप जानते हो यहाँ पर हम बात करते हैं घोर घाट की बात करो, ठीक है, घोर घाट की बात करो, या फिर आप जानते हैं यहाँ पर पाल घाट की बात, खाल घाट की बात करें, तो घोर घाट और खाल घाट कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और फिर आप जानते हैं पाल घाट आपको नीचे कर्नाटक साइड मिलेगा, ठीक है, एक सॉरी किला साइड मिलेगा, और ये सेंट्रोडा दर्रा भी कहाँ मिलेगा? किला साइड। तो आप जानते हैं इन्हीं की वजह से क्या होता है, इधर के इधर ट्रांसपोर्ट आसानी से जाता है। जैसे आप जानते हैं मुंबई है, अब मुंबई से आपको इधर साइड जाना है, जो हमारा चतुर्भुज परियोजना है उसके अंतर्गत आपको मुंबई से कहा जाना है, यहाँ पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल कोलकाता जाना है, तो ये कह रहा है कि गोरघाट के माध्यम से इसका हाईवे गुजरेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ से आपको चेन्नई जाना है तो फिर क्या होगा, यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ पर थाल घाट के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। मतलब ये जो दर्रे होते हैं ना, इनका काफी महत्व है। तो पेपर में आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि ये पाल घाट, गोल घाट, थाल घाट, सेनकोटा दर्रा कहाँ पर मिलेंगे, आपको याद रखना है पश्चिमी घाट में है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम देखेंगे पूर्वी घाट में नदियां क्या करती हैं, काफी यहाँ पर भागों को काटती है। यहाँ पर हम देखेंगे ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, तो याद रखना नीलगिरी की पहाड़ी के माध्यम से मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है पुट करेगा, क्या करेगा यहाँ पर, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो नीलगिरी के माध्यम से मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लेना, किस पहाड़ी के माध्यम से, ये नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार केरल में मिलेगा और तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है ना, बेसिकली केरल में ज्यादा है। तो नीलगिरी जो है इसके माध्यम से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में जुड़े होते हैं। ये नीलगिरी जो है, इसमें अगर हम देखेंगे इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है डोडा बेट्टा, क्या आएगा इसका, डोडा बेट्टा। तो इस प्रकार हम देखेंगे डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है,
और ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कालसुबाई। क्या है यहाँ पर? कालसुबाई, याद रखना। इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, और ये जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को मिलाने वाली घाटी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या आएगा? डोडा बेटा। और ये डोडा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगी? फिर आप यहाँ पर देखिए तमिलनाडु मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है ना। तो अन्नामलाई की पहाड़ी में एक चोटी है, उसका नाम है अन्नाईमुदी। क्या मिलेगा यहाँ पर? अन्नाईमुदी। ये अन्नाईमुदी जो है वो देखा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ी है उसका देखा जाए चोटी है अन्नाईमुदी। अन्नाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? यहाँ पर डोडा बेट्टा, ठीक है ना, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर बोलेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी तो कालसुबाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप जानते हैं अगस्त मलाई हो, नल्ला मलाई हो, ठीक है ना, अगस्त मलाई, नन्ना मलाई हुई। और फिर आप जानते हैं पालनी घाटी। तो देखो अगस्त मलाई हो, अगस्त मलाई कहाँ मिलेगा आपको? तो देखा जाए तमिलनाडु में, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कार्डेमम हिल। कार्डेमम हिल जो इलायची की पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, यहाँ पर मिलेगा एक पालनी घाटी। आप मैं जो नाम ले रहा हूँ आप आराम से मैप में आराम से देखो इसको, अच्छे से समझो इसको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो मैं कहाँ से बताऊंगा उसको। तो हमारे पास क्रैश कोर्स भी है, बहुत टाइम भी लगेगा इसलिए। तो आप जानते हैं यहाँ पर पालनी घाटी है। पालनी घाटी में एक बहुत ही प्रसिद्ध देखा जाए तो यहाँ पर स्थान है, उसका नाम है ऊटी अर्थात उटक मंडल। और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो नेशनल पार्क है बहुत ही फेमस है, जो पालनी घाटी में स्थित है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बात आती है, बेसिकली देखा जाए तो ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है, जो यहाँ पर एक मैदान जैसा बनता हो, तटीय मैदान बनते हैं। ये चार भागों बांटते हैं, चार भागों को आप जरूर याद कर लेगा। ऊपर वाला जो हिस्सा कहलाता है, ठीक है ना, ये कहलाता है काठियावाड़ तट। क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट। ओके, तो कहाँ मिलेगा? गुजरात से ये महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से लेकर आप जानते हैं कर्नाटक तक, ये गोवा तक, खास करके कहाँ करते, महाराष्ट्र से लेके क्या गोवा तक, ये मिलेगा यहाँ पर कोंकण तक, ठीक है। और फिर आप जानते हैं गोवा, एक ये वाले भाग कर्नाटक, गोवा वाला भाग है, गोवा से बात करें, इससे पूरा फिर कर्नाटक का हिस्सा देखेंगे इसको हम, तो मिलेगा यहाँ पर मंगलोर तक। और यहाँ से लेकर फिर नीचे जाएंगे तो क्या आएगा? मालाबार तक, ठीक है। तो इन चारों को जरूर याद करना। आप उत्तर से दक्षिण क्रम क्या आएगा? काठियावाड़, कोंकण, मंगलोर और मालाबार। ये मालाबार तट वही है, केरल में स्थित है। इसी मालाबार तट में देखा जाए कालीकट नाम का बंदरगाह है। इसी कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था। और इसी मालाबार तट के नाम पर एक अभ्यास बना है, मालाबार युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और जापान और अमेरिका के बीच में होता है। नौसेना अभ्यास है मालाबार युद्ध अभ्यास, ठीक है ना। ये चारों जरूर याद करना, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मंगलोर तट और मालाबार तट। इनकी लोकेशन देखें तो काठियावाड़ गुजरात से महाराष्ट्र तक आता है, और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र वाला हिस्सा और गोवा के हिस्से में आता है कोंकण तक, और फिर कर्नाटक वाले हिस्से में आता है मंगलोर तक, और केरल वाले भाग में आता है मालाबार तक। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चार तटीय मैदान है। उसी प्रकार हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का हिस्सा कहलाता है कोरोमंडल तट। कहलाता है आपका ये कोरोमंडल तट, ठीक है ना। और इसके बाद फिर ऊपर कहलाता है ये आपका क्या? उत्तरी सरकार, ठीक है ना। और छोटा सा कहलाता अंतरद्वीप। तो ये दो जरूर याद करना, कोरोमंडल तट और आपका उत्तरी सरकार, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले हिस्से को, खास तौर पे तमिलनाडु वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। उसके ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। तो बेसिकली ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, चारों की चारों, काठियावाड़, कोंकण, मंगलोर, मालाबार और ये कोरोमंडल उत्तरी उत्तरी सरकार। ये टापू आप जरूर याद करना, तटीय मैदानों को, यहाँ से क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है। चलो, इतना बन जाएगा आप लोगों को। अब हम बेसिकली देखिए हमारा उत्तर भारत का विशाल वन हो गया। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत का ये सबसे पुराना हिस्सा है। और ये बना किससे है? एक्चुअल में बेसाल चट्टानों से बना है। बेसाल चट्टानों से कैसे बना है समझिए। क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी का उद्गार होने के बाद क्या होता है, एक तो है कि लावा ऊपर आ जाए और पूरा फैल जाए, या दूसरा होता है लावा जाए और जमीन के अंदर ही क्या हो जाए, जम जाए। तो जमीन के अंदर जमता है तो कई प्रकार की आकृति बनती है, बैथोलिथ,
फैकोलिथ, बैथोलिथ, है ना। और फिर आप जानते हैं डाइक्स, सीड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो बैथोलिथ होता है वो गुंबदाकार होता है और विशाल आकार का होता है। तो बैथोलिथ जो है वो इस टाइप का जम जाता है और निरंतर क्या होता है, जब यहाँ पर ऊपर की लेयर कटते जाती है तो एक समय के बाद चट्टान दिखने लगती है बैथोलिथ। और ये बनती है किससे बताइए, बेसाल्ट से। क्या बनती है, लावा के ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो ये कौन सी चट्टान रहती है ऊपर वाले भाग में, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टान जब ऊपर आती है तो इस पर नमी का प्रभाव, वायु का प्रभाव पड़ता है और इसका होता है इरोजन, सॉरी क्या होता है, वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है। ऊपर की मिट्टी, ऊपर की चट्टान है वो टूट कर क्या हो जाती है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार बेसाल्ट चट्टान से जो मिट्टी बनती है वो हमेशा होती है काली। क्यों, क्योंकि इस लावा में अधिकतम मात्रा किसकी होती है, आयरन की। आयरन जो होता है यहाँ पर मिलेनाइट फॉर्म में पाया जाता है, इसका रंग क्या होता है, काला। तो काला मिट्टी में काला रंग किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे जो बैथोलिथ है, ये बैथोलिथ होता है बेसाल्ट चट्टान का बना होता है, इसी के अपक्षय होने से काली मिट्टी बनती है। तो ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप जानते हैं पूरा की पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसी का हिस्सा जानते हैं आप क्या आएगा, मालवा का पठार इसी का हिस्सा, छोटा नागपुर का पठार इसी का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार देखा जाए तो खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है, जिसका मुख्य विस्तार आप देखेंगे तो झारखंड में मिलेगा। झारखंड के अतिरिक्त इसका विस्तार आप देखेंगे उड़ीसा में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं छोटा नागपुर का पठार सबसे ज्यादा खनिज संपदा में धनी होने की वजह से इसकी तुलना हमारे यहाँ पर रूर से करते हैं। रूर कहाँ मिलेगा, रूर जर्मनी का एक ऐसा क्षेत्र है जो खनिज संपदा के लिए काफी फेमस है। तो जर्मनी का एक प्रदेश है उसका नाम है रूर, वो रूर जो है खनिज संपदा के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसकी तुलना हमारे भारत के छोटा नागपुर के पठार से करते हैं, इसलिए बोलते हैं भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। किससे बना है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है। इसकी एक और मिथ है कि यहाँ पर देखा जाए एक समय रहा होगा जब यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी से जो निकला हुआ लावा है, लावा पूरा फैल गया चारों तरफ और उससे क्या हुआ, बेसाल्ट चट्टान बनी। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से एक पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र बना। लेकिन यह माना जाता है कि इसके तर्क के पीछे माना जाता है कि जो हमारा लोनार झील है, ओके, जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वो माना जाता है क्रेटर झील है। क्या है, क्रेटर झील है। तो क्रेटर झील है इसका मतलब यहाँ पर क्रेटर है, जहां पर ज्वालामुखी, जहां से लावा निकलता है उसका मुख कहलाता है क्रेटर। तो इस क्रेटर झील है उसका नाम है लोनार झील। तो यहीं से लावा निकला होगा और यही लावा क्या होगा, पूरे इलाके में फैल गया होगा। तो लोहे ऑक्साइड वाला जो लावा होता है पतला होने की वजह से चारों तरफ फैल जाता है और बेसाल्ट चट्टानें बनी। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से यहाँ पर एक पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र बना। लेकिन यहाँ पर किसी भी ज्वालामुखी की उपस्थिति यहाँ दर्ज नहीं हुई है, इसलिए इस थ्योरी को भी उतना समर्थन नहीं मिला है। लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि नीचे जमा हुआ यहाँ पर लावा बैथोलिथ फॉर्म में, जब इसका निरंतर क्या हुआ, नदियों के द्वारा इसका कटाव हुआ तो ये ऊपर आया। ऊपर आने के पश्चात देखा जाए तो इसका अपरदन अपक्षय हुआ और यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार हुआ। लेकिन इस थ्योरी को भी पूरा मान्यता नहीं मिली, क्योंकि आप जानते हैं जहां जहां पर नदियां बहती हैं उस इलाके को काट दिया गया होगा, लेकिन जहां नदियां नहीं है उस वहां पर कैसे ऊपर आ गया। तो ऐसे मिथ है, ये डिटेल में हम लोग मैथ से पढ़ते हैं, इधर कोई काम का नहीं है। इतना बस याद रखना कि ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है, आपके लिए काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपका क्या है, आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप देखो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल से अगर क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा भैया कि थार का मरुस्थल का विस्तार कहाँ मिलेगा, तो मुख्य रूप से राजस्थान में, कुछ विस्तार कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में, ठीक है ना। आप देखेंगे थार का मरुस्थल जो है भारत का गर्म मरुस्थल है। भारत में दो मरुस्थल आपको मिलेंगे, गर्म मिलेगा, ठंडा मिलेगा। तो जो गर्म मरुस्थल होते हैं वो खास तौर पे उपोष्ण कटिबंध में होते हैं। कहाँ होते हैं, उपोष्ण। यहाँ से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा आप कि दुनिया में सर्वाधिक मरुस्थल जो है वो कौन से कटिबंध में पाए जाते हैं, तो सब ट्रॉपिकल जोन या उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। और उपोष्ण कटिबंध जो होता है वो 23.5 डिग्री क्षेत्र माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उपोष्ण कटिबंध के किस अक्षांश रेखा में सर्वाधिक रेगिस्तान मिलेंगे, तो 30 डिग्री में मिलेंगे, ठीक है ना। 30 डिग्री नॉर्थ में मिलेगा और 30 डिग्री साउथ में मिलेगा, ठीक है ना। तो उपोष्ण कटिबंध में जितने भी मरुस्थल होते हैं वो होते हैं क्या, यहाँ पर देखा जाए तो गर्म मरुस्थल होते हैं। क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंध में मरुस्थल बनते हैं कुछ विशेष अपवाद की वजह से, और कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली उपोष्ण कटिबंध में क्या होता है,
भूमध्य रेखी जो भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से विषुवतीय क्षेत्र से उठने वाली जो पवन होती है वो उपोष्ण कटिबंध में आकर बैठती है, इसलिए वहां पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा ना होने की वजह से ऊपर जो हमारा लेयर होता है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, तो जब बारिश ज्यादा होती है तो एल्यूमिनियम एक्टिवेट होता है तो वहां सॉइल बनता है, और जहां पर बारिश कम होती है वहां सिलिकॉन एक्टिवेट होता है तो बालू बनती है। तो जहां बारिश कम होती है वहां ऑटोमेटिक ऊपर की लेयर पे सिलिकेट बन जाता है, SiO2 वो होती है रेत, तो रेत पूरा बिछ जाता है, उसे बोलते हैं मरुस्थलीय रेगिस्तान, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब उष्ण कटिबंध से उठने वाली पवन उपोष्ण में आकर बैठती है तो बैठने वाली पवन बारिश नहीं करती है, उठने वाली पवन बारिश करती है, ठीक है ना। तो उठने वाली पवन ठंडी होती है, सघन होता है, बारिश होती है, नीचे बैठने वाली पवन गर्म होती है, बारिश नहीं करती, ठीक है ना। तो जहां पर पवन बैठती है वो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, जहां पवन उठती है वो कहलाता है वृष्टि क्षेत्र। जैसे मैं यहाँ पर बेसिकली आपको बताता हूँ, देखिए ये अगर मान लीजिए पश्चिमी घाट, क्या है मान लो ये पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट है तो इधर साइड से जब मानसून आता है तो इधर साइड क्या होगा, पवन उठेगी क्योंकि घाट को पार करना होगा, और इधर साइड जैसे ही पहुंचेगी तो उसको बैठना होगा। तो जहां से पवन उठती है तो उठने से क्या होगी, ठंडी होगी, और उसका तापमान उषांग से कम होगा, संघनन की क्रिया होगी और बारिश होगी। तो ये कहलाएगा जहां बारिश होगी वो वृष्टि क्षेत्र, और जहां पर वो पवन बैठेगी तो वो क्या होगी, गर्म होगी, उसका तापमान उषांग से कम नहीं होगा तो बारिश नहीं कर पाएगी, संघनन न होने की वजह से वो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। बेसिकली आप इतना बात ध्यान रख लो, जहां से पवन उड़ती है वो कहलाता है वृष्टि क्षेत्र, और जहां से पवन बैठती है वो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जबकि आप देखो दोनों पास पास में है, इधर साइड पड़ता है मुंबई, इधर साइड पड़ता है पुणे। तो मुंबई में क्या होता है, पवन उड़ती है तो भारी बारिश होती है, और पुणे में आकर क्या होती है, बैठती है तो बारिश कम होती है। तो जिस क्षेत्र में उड़ती है वहां बारिश ज्यादा होगी, जिस क्षेत्र में बैठती है वहां कम बारिश होगी। तो ऐसा कोई शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र जहां पर पवन नीचे बैठती हो तो वहां बारिश ना होने की वजह से वहां मरुस्थल बन जाता है, तो वो ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं भारत में 2 मरुस्थल है, एक मरुस्थल आपका ये मिलेगा थार का मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल है, और ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में लद्दाख का मरुस्थल, ये कैसा है, ठंडा, क्योंकि ये बना किसकी वजह से है, पवनों के बैठने की वजह से, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे भारत में 2 मरुस्थल मिलेगा, एक मिलेगा आपको लद्दाख मरुस्थल जो कि ठंडा है, और एक मिलेगा थार मरुस्थल जो कि गर्म है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो एक मिलेगी यहाँ पर एक प्राचीन बलित पर्वतमाला, लेकिन आज वर्तमान में घिस कर ये अवशिष्ट पर्वतमाला बची है। तो आप जानते हैं इसका नाम है क्या, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है इसका अगर हम देखेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्राचीन पर्वतमाला है अरावली, तो अरावली से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, अरावली का विस्तार हम देखेंगे तो मुख्य रूप से राजस्थान में मिलता है, लेकिन दिल्ली तक इसका विस्तार मिलता है, दिल्ली में इसका नाम दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगी आपको, गुरु शिखर, क्या मिलेगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी क्या आपको, गुरु शिखर, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। फिर आप जानते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला है, और फिर क्या बताइए यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला में अगर हम बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वतमाला काफी बड़ी पर्वतमाला है, और ये देखा जाए ऊपर तो ये मध्य प्रदेश के मुख्य हिस्से से जाती है, और इसका विस्तार आपको कुछ महाराष्ट्र में और कुछ इलाके में देखा जाए तो गुजरात में देखने को मिलता है। और इसे भी 3 भागों में बांटते हैं, गुजरात वाले हिस्से को बोलते हैं इसको राजपीपला, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से को बोलते हैं, ये वाले हिस्से को महादेव पहाड़ी, इसे बोलते हैं क्या हम, मैकाल सैडी। खैर इतना डिटेल में नहीं आएगा, फिर भी चूंकि आप कर सकते हो कि राजपीपला, इसके बाद है महादेव, इसके बाद है क्या कहलाती है आपकी ये मैकाल। उसी प्रकार आप जानते हैं विंध्याचल पर्वतमाला भी कटी कटी है, इधर वाली कहलाती है विंध्य श्रेणी, इधर वाली कहलाती है, ये वाली जो है वो कैमूर श्रेणी, ऊपर वाली कहलाती है भांडर श्रेणी, ठीक है। तो आप अगर जल्दी स्पीड लग रहा है आपको तो इसकी सेटिंग होती है, आप उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना, आराम से पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी पर्वत पहाड़ियां हो गई। अब आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि ये जो हमारे द्वीप समूह, वहां से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो द्वीप समूह से अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 द्वीप समूह बहुत फेमस है, एक पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है आपका लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7 टापुओं में, मेन रूप से 7 टापू इसके, ठीक है ना, जहां पर लोग रहते हैं। खास तौर पे हम बात करते हैं, इसमें हम देखेंगे ऊपर वाला जो भाग है हमारा, ये कहलाता है उत्तरी अंडमान, एक कहलाता है उत्तरी अंडमान, ठीक है ना। ए वाला जो कहलाता है ये कहलाता है मध्य अंडमान, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका दक्षिणी अंडमान, ये कहलाता है लघु अंडमान, ये होता है आपका कार निकोबार, ये होता है छोटा निकोबार, ये होता है ग्रेट निकोबार। इस प्रकार 7 टापू हैं, ठीक है ना। इनका कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु या छोटा अंडमान,
कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये 7 टापू आपको उत्तर दक्षिण क्रम में याद रखना, कई बार जमाने को आ जाते हैं हाई लेवल एग्जाम में, ठीक है ना, खास तौर पर पीसीएस यूपीएससी में। तो यहाँ पर 7 टापू याद रखना है, अंडमान के 4 टापू, निकोबार के 3 टापू, आपस में किसके माध्यम से अलग होते हैं, तो यहाँ पर एक आपको चैनल मिलेगा, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो याद रखना पेपर में आता है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल जो है, एक्चुअल में चैनल क्या होता है आपको बता दूं, ऐसी अक्षांश देशांतर रेखाएं जो समुद्र से गुजरती हैं उन्हें हम चैनल कहते हैं। तो 10 डिग्री अक्षांश जो है वो जो कि बंगाली खाड़ी से गुजरती है तो हम चैनल कहते हैं उस इलाके में, तो इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ये क्या करती है, ये अंडमान को निकोबार से अलग कर देती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं उदाहरण तौर पे, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिटेल मेरा एक लेक्चर होगा, आप नेट में देख लीजिएगा सर्च करके, इंडियन ज्योग्राफी बाय जितेंद्र सर आप डाल लेना, तो वहां पर आपको ये निकोबार पूरे डिटेल सब जानकारी मिल जाएगी, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं यहाँ लक्षद्वीप समूह की बात हम करते हैं, तो लक्षद्वीप समूह में आपको 3 चैनल याद रखना, 2 चैनल, ठीक है ना। ये नीचे साइड आपको क्या मिलता है, मालदीव मिलता है, इधर साइड आपको मिनिकॉय मिलता है, और इधर साइड मिलता है आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखा जाए इसका क्षेत्रफल मात्र 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, बहुत छोटा है। यहाँ पर देखा जाए तो राजधानी क्या कवरत्ती मिलेगी। यहाँ पर आप देखो 8 डिग्री चैनल, ये चैनल जरूर याद कर लेना, 8 डिग्री चैनल जो मिलेगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच मिलेगा, ये पेपर में आएगा। और 9 डिग्री चैनल जो आता है वो आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आता है, 2 चैनल याद करना, बाकी काम बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपका द्वीप समूह भी हुआ, मरुस्थलीय क्षेत्र भी हुआ। अब आते हैं हम लोग हमारे भारत की जलवायु, ठीक है। तो हमारे ये छोटे पोर्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं भारत की जलवायु देखें, तो जलवायु क्या होती है समझते हैं पहले थोड़ा सा, 1 मिनट। जलवायु मतलब होता है हमारे आसपास जो वातावरणीय कारक होते हैं। वातावरणीय कारक मतलब वर्षा की मात्रा, धूप की समयावधि, धूप की मात्रा, उसका तिरछापन, उसका लंबवत होना, ठीक है ना, उसमें वायुमंडल में आर्द्रता, ठीक है ना, ये सारी जो वातावरणीय दशाएं होती हैं अगर तत्क्षण बदलती रहती हैं, थोड़े थोड़े समय में बदलती रहती हैं, तो हम उसे बोलते हैं मौसम, कि मौसम चेंज हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो अवस्थाएं लंबे समय तक अगर एक निश्चित पैटर्न में रहती हैं, एक निश्चित रूप में रहती हैं, वो कहलाती है जलवायु। जब आसपास की वातावरणीय दशाएं अगर अल्प काल में बदले तो वो मौसम, और शॉर्ट मतलब दीर्घ काल में बदले तो क्या आएगा आपको, जलवायु। तो वही चीजें हमें देखना पड़ता है। तो जलवायु में हम लोग देखेंगे बेसिकली, तो वहां पर डिसाइड करने वाला, जलवायु को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो है क्या बताइए, सूर्य का प्रकाश। किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो है सूर्य का प्रकाश। अब आप जानते हो भारत, अगर पृथ्वी ऐसी है तो यहाँ पर आप जानते हैं ये 0 डिग्री क्या हो गया, भूमध्य रेखा, 23.5 आपका क्या हो गया यहाँ पर कर्क रेखा, और 23.5 क्या हो गया आपका ये मकर रेखा। आप जानते हो सूर्य जब होता है तो खास तौर पे यहाँ पर 21 मार्च को सूर्य यहाँ से होकर गुजरता है, फिर ऊपर की तरफ आने लगता है, तो 21 जून को सूर्य क्या होता है, यहाँ गुजरता है। फिर आप जानते हैं यहाँ पर फिर सितंबर के महीने में यहाँ पर 22 सितंबर को यहाँ आ जाता है, फिर आप जानते हैं दिसंबर के महीने में यहाँ आ जाता है। इस प्रकार सूर्य क्या होता है, इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या करता है, देखा जाए तो मूव करता है इसकी लंबवत किरणें। अब यहाँ पर भारत देश है, भारत देश में देखा जाए तो जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, यहाँ पर बांटती है। तो भारत का जो सबसे ज्यादा गर्मी कब होगी, जून के महीने में होगी, क्योंकि जून में ये यहाँ से सूर्य का लंबवत प्रकाश आएगा, तो भारत पर लंबे समय तक लंबवत प्रकाश पड़ने से ये क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा। तो सीधी सी बात है, भारत देश कौन से कटिबंध में आएगा, तो भारत का मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंध में है। इसलिए आप जानते हो भारत देश जो है वो उष्ण कटिबंध में आने की वजह से यहाँ की जलवायु क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय होगी। लेकिन आप जानते हो इस क्षेत्र में, आप देखो ये वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में साल भर बारिश होती है, इस क्षेत्र में साल भर बारिश होती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में बात करते हैं तो आप जानते हैं जब सूर्य यहाँ लंबवत पड़ता है तो यहाँ होता है लो प्रेशर, उस समय सूर्य लंबवत नहीं पड़ता तो हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलती है, तो यहाँ पर इस इलाके में आता है मानसून। लेकिन जब दिसंबर के महीने में क्या होता है, यहाँ पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ होता है लो प्रेशर, यहाँ होता है हाई प्रेशर। 6 महीने वाले पवन क्या होती है, वापस इधर साइड चलती है। तो आप जानते हैं 6 महीने तक इधर साइड चलती है, 6 महीने तक इधर तक चलती है।
तो जब इधर वाले भाग में देखा जाए तो विशेष मौसम में पवनें चलती हैं, मौसम के अनुसार बदलने वाली पवन होती है, अर्थात मौसम के अनुसार बदलने वाली पवन कहलाती है मानसूनी पवन। इस प्रकार आप देखेंगे ये पवन जब इधर से चलेंगी तो अपने साथ नमी को धारण करके लाएंगी और यहाँ पर बारिश करेंगी। इस प्रकार इस क्षेत्र में होगी मानसूनी वर्षा और इस क्षेत्र में भी होगी मानसूनी वर्षा। ध्यान रखना, जो विषुवत रेखा में स्थित देश होते हैं, अर्थात इस वाले भाग में स्थित देश होते हैं, यहाँ पर संवैनी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा नहीं होती। साल भर यहाँ बारिश होती है अच्छी खासी। अगर लेकिन हम कर्क रेखा की बात करते हैं, मकर रेखा की बात करते हैं, तो यहाँ पर साल भर बारिश नहीं होती है। वर्ष के कुछ महीनों में मानसून आता है, तो उस मानसून की वजह से क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है। तो हम देखेंगे हमारे भारत जो है कर्क रेखा में स्थित होने की वजह से साल भर बारिश नहीं होती है, कुछ विशेष मौसम में ही बारिश होती है। इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। ओके, तो मानसूनी वर्षा के रूप में अगर देखा जाए इस वाले भाग में, तो भारत में मानसूनी वर्षा होती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ साथ भारत में मानसूनी जलवायु भी है। इस प्रकार हम भारत जलवायु बोलेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या बोलेंगे हम लोग, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो बस इतना तो आपको बता दिया सूर्य कैसे कैसे मूव होता है। अगर सूर्य हमारे भारत की तरफ आएगा तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, और प्रॉपर जब हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाएगा तो मानसून हो जाएगा तो वर्षा काल शुरू हो जाएगी, और जब सूर्य क्या होगा इधर दक्षिण गोलार्ध में पहुंच जाएगा तो हमारे यहाँ शीत ऋतु हो जाएगी। इस प्रकार इस साल भर का पैटर्न क्या होता है हमारे यहाँ पर पाया जाता है। इतना कोई अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से मेंस में आता है जलवायु से। बेसिकली अगर यहाँ पर देखा है प्री में, कितना बस आप याद रखिएगा कि भारत की जलवायु कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। फिर आप जानते हैं भारत देश में जो मानसून होता है वो यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक मानसून होता है, आप जानते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होता है यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो, तो आप जानते हैं ये हमारी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो जब जून के महीने में हमारे यहाँ मानसून आता है तो कैसे आता है देखना, ये यहाँ जून के महीने में सूर्य इधर रहता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ सूर्य रहता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की पवन चलती है तो कोरलेसिस बल के प्रभाव में ऐसी चलती है। एक क्यों चलती है, इसको बल लोगों में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये देखिए भारत है यहाँ पर, तो भारत में आ कैसे रही है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो वहां कहां से रही है बताओ, इस वाले भाग से। तो ये वाला भाग कौन सा कहलाता है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये इस दिशा में आने की वजह से क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पश्चिम। तो भारत में जून में जो मानसून आता है, भारत में जो जून में मानसून आता है वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ओके, और दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो ऐसा आता है, ऐसा। ओके, और इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं, एक यहाँ से बढ़ के एक आ जाती है अरब सागर की शाखा, और एक आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा में देखा जाए तो इस क्षेत्र में बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा में इस क्षेत्रों से बारिश होती है। सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है लगभग 65%, और बाकी कम किससे होती है, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, ठीक है ना। उसके बाद आप जानते हो जब ये पूरा मंथ पलटता है, यहाँ पर देखा जाए हम देखेंगे दिसंबर के महीने में सूर्य जब यहाँ पर रहता है तो वही मानसून क्या होता है, वापस आने लगता है हाई प्रेशर कंडीशन चेंज होने की वजह से, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, तो क्या बोलेंगे, इधर आ रहा है तो ये उत्तर, ये पूरा, तो क्या बोलेंगे, उत्तर पूरी मानसून को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ मानसून जब आता है तो यहाँ से तरफ आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई समुद्र ना होने की वजह से बारिश नहीं होती है, लेकिन क्या करता है, बंगाल की खाड़ी से आराम से क्या ले लेता है, नमी ले लेता है। नमी लेने की वजह से यहाँ से टकराता है कोरोमंडल तट पर। तो कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, आपको पता होना चाहिए। और कोरोमंडल तट पर कौन सा राज्य आता है, तमिलनाडु। तो लौटते हुए मानसून सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तमिलनाडु में होती है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आते हुए मानसून को हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते मानसून कहां बारिश करता है, तो तट का नाम पूछेगा तो कोरोमंडल तट, और अगर बोलेगा राज्य का नाम तो तमिलनाडु। ये ध्यान रखना। भारत देश में शीत ऋतु में बारिश होती है, खास तौर पे ये पंजाब क्षेत्र, जम्मू कश्मीर इलाकों, सॉरी जब पंजाब क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र में बारिश होती है तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, अर्थात पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक है। पछुआ पवनों को ही पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। ये पछुआ पवनें क्या होती हैं, अपने साथ नमी को धारण करके लाती हैं और इस इलाके में बारिश करती है। तो अगर दिल्ली के क्षेत्रों में, या अभी आप देखिए दिल्ली के क्षेत्रों में बारिश जो हो रही है, उसकी जो वजह क्या मानी जाती है, पश्चिम विक्षोभ। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली या पंजाब के क्षेत्र में शीतकाल में जो वर्षा होती है
उसे किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। तो अगर बोलेंगे दिल्ली में किधर से वर्षा होती है शीतकाल में, तो पश्चिमी विक्षोभ, और शीतकाल में तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है? तो लौटते हुए मानसून से। बाकी भारत में क्या होती है? आते हुए मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ओके, चलो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं भारत की मिट्टियां, ठीक है ना। तो भारत की मिट्टियां और भारत की चट्टान, चट्टान और मिट्टियां दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, क्योंकि वही चट्टान क्या होती है, चट्टान पाई जाएगी तो चट्टान टूटेगी और टूटने से क्या बनेगी? वो सॉइल अर्थात मिट्टी बनेगी। तो भारत की अगर हम बात करते हैं चट्टान से, चट्टान में हमारे यहाँ पर 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक होता है आर्कियन युग की चट्टानें, ठीक है ना। दूसरा आता है यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है ना। फिर आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, फिर आता है विंध्य क्रम की चट्टानें, ठीक है। फिर आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर आता है दक्कन ट्रेप की चट्टानें, फिर आता है टर्सरी युग की चट्टानें, और फिर आता है क्वार्टरी युग की चट्टानें, ठीक है ना। ये चट्टानों कितने होते हैं? 8 रूप। उसी प्रकार 8 रूप इधर भारत की मिट्टियों को मिलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पर तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं काली मिट्टी, ठीक है ना। फिर इसके बाद लाल व पीली मिट्टी। इनमें जो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं लाल व क्या आएगा यहाँ पर? पीली मिट्टी। फिर आएगा आपका यहाँ पर लेटराइट मिट्टी, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर लवड़ी मिट्टी, फिर आएगा मरुस्थली मिट्टी, ठीक है ना। और फिर आएगा यहाँ पर जैविक मिट्टी, ठीक है। और फिर आएगा आपका पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर जो ICAR होता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होता है, भारतीय अनुसंधान केंद्र होता है, वो क्या करता है? ये मिट्टियों को 8 कैटेगरी में बांटता है। तो चट्टानें होती हैं 8, उसी प्रकार मिट्टियां भी कितनी होती? 8। अब बेसिकली इनसे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कवर होगा, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग भारत में फसलों के प्रारूप को देखेंगे, फसल से क्वेश्चन कैसे आते हैं, और फिर फसल के बाद हम उद्योगों देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन भारत में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्कियन युग की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा, ये कहां से क्वेश्चन बनेगा थोड़ा देखते हैं। देखें, आर्कियन युग की चट्टानों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या करते हैं? आर्कियन युग की चट्टानें तो भारत के किस हिस्से में मिलेंगी? तो आर्कियन युग की चट्टानें जो हैं भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बहुत सारे हिस्से में मिलेंगी, खास तौर पे मध्य प्रदेश के हिस्से में मिलेंगी, राजस्थान के हिस्से में मिलेंगी, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं ये हमारे महाराष्ट्र के हिस्से में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक चट्टानें हैं। ये क्या है? प्राथमिक चट्टानें हैं। और ये कैसे बनी है? लावा के जमने से बनी है। क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हुआ अंदर, बाहर नहीं, पृथ्वी के अंदर ही लावा का उद्गार हुआ और ये जमी। तो ये चट्टानें कहलाई, क्या बताइए, सबसे शुरुआत में बनी थी, तो इनका नाम है आर्कियन युग की चट्टानें। लेकिन ये चट्टानें इतनी ज्यादा पुरानी हैं ताकि इन्होंने क्या किया, अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, इसलिए इन्हें मौलिक चट्टान नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मूलभूत चट्टानें कहेंगे, क्योंकि सबसे शुरू में चट्टानें बनी हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा की पूरा रूप खो चुकी हैं, ये दूसरी चट्टानों में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं चट्टान का एक बेस्ट एग्जांपल मिलेगा आपको, वो मिलेगा यहाँ पर बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो पठार है वो इसका उदाहरण मिलेगा। तो बुंदेलखंड का जो नीज है वो इसका उदाहरण आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है आर्कियन युग की चट्टानें हमारे प्राथमिक चट्टानें मानी जाती हैं और इतनी पुरानी है कि इन्होंने अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, अपने मूल रूप में नहीं है। साथ ही साथ आप याद रखना कि आर्कियन युग की चट्टानें कैसे बनी है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय में लावा क्या हुआ, लावा का अंतर्वेदी उद्बोधन, उद्बोधन मतलब अंदर ही इसका उद्भेदन हुआ जमीन के अंदर, और ये जमकर लावा बन गई, लावा ठंडा हुआ और आर्कियन युग की चट्टानें बनी, ठीक है ना। आर्कियन युग की चट्टानों में अगर देखा जाए तो लोहे की मात्रा आपको मिलेगी, निकेल की मात्रा मिलेगी आपको यहाँ पर ज्यादा। फिर आता धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इन्हीं आर्कियन युग की चट्टानों का अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, और ये नीचे वाले क्षेत्रों में क्या हो गई, ये वायु के माध्यम से, नदियों के माध्यम से नीचे बिछी, और निरंतर इन मिट्टियों का क्या हुआ, मतलब चट्टान जो हुई जमी, तो क्या नाम पड़ा इसका, धारवाड़ क्रम की चट्टानें
धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि धारवाड़ आपको मिलेगा कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में आपको धारवाड़ नाम का इलाका मिलेगा, उसी के नाम पर इस धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार है। धारवाड़ क्रम में पाए जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो क्या है बताइए? यहाँ पर सोना। इसलिए आप जानते हो इस कर्नाटक में देखेंगे तो कोलार की खदान देखो आप, या हट्टी की खदान देखो, एक कोलार और हट्टी की खदान जो शिमोगा जिला चिकमंगलुरु जिले में आती है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टान ही है जिसमें सोना और आपका ये कहा जाए तो सोना पाया जाता है। और साथ ही साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा, जहां उसमें चांदी पाई जाती है। तो सोना और चांदी जैसे जो बहुमूल्य यहाँ पर धातु है वो कहाँ मिलेंगी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेंगी। उसी प्रकार आप जानते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा जो नाम पड़ा है इसका वो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और वर्तमान में अब देखा जाए आंध्र प्रदेश नहीं बोलना, अब इसे बोलना तेलंगाना वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो आप जानते हैं यहाँ पर कुड़प्पा नाम का एक वहां पर क्या मिलेगा? शहर मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसी कुड़प्पा के नाम पर क्या बना दिया गया इसे? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान, इसमें पाया जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर मिलेगा आपको यहाँ पर, बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा। फिर चट्टानों का विस्तार मिलेगा हमारे यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के क्षेत्रों में, और ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इसमें पाया जाता है चूना पत्थर, संगमरमर काफी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आता है विंध्य क्रम की चट्टान। विंध्य क्रम की चट्टान जो ही कुड़प्पा क्रम की चट्टान के अक्षर अपरदन की वजह से बनी। विंध्य क्रम की चट्टान अगर आप देखेंगे इसका नाम क्या पड़ा? विंध्याचल पर्वतमाला के नाम पर पड़ा। इसमें पाया जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो है हीरा। इस प्रकार आप देखेंगे विंध्य क्रम की चट्टान में पाया जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो क्या मिलेगा आपको? ये हीरा। तो हीरा का देखेंगे हम लोग तो वो आपके तेलंगाना वाले क्षेत्र में मिलेगा, जहां पर आप जानते हैं गोलकुंडा क्षेत्र है, जहां से सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा निकाला गया था। और हम देखेंगे हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखेंगे यहाँ पर खास तौर पे तो पन्ना, हिनौता, मचकवा क्षेत्रों में आपको ये हीरा देखने को मिलेगा। गोंडवाना क्रम में पाया जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, गोंडवाना मतलब दक्षिण भारत का पठार जो है, और खासकर छोटानागपुर का पठार है, यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाने वाला जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है यहाँ पर कोयला। भारत देश का 98% जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। देखो मैं डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल क्रैश को सब शॉर्ट से बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, क्या बताइए? कोयला। भारत का सर्वाधिक कोयला किस चट्टान में मिलेगा? तो आपको बोलेंगे कोयला, ठीक है ना। गोंडवाना क्रम चट्टान। आगे देखेंगे दक्कन प्लेट चट्टान। दक्कन प्लेट चट्टान में ज्यादा खनिज नहीं मिलता है, यहाँ पर पूरा की पूरा काली मिट्टी है, काली मिट्टी के क्षेत्र पे होते हैं। दक्कन प्लेट की चट्टान में क्या बना? काली मिट्टी। तो दक्कन प्लेट जो थी एक्चुअल में वो बलुआ, ठीक है ना। सॉरी कौन सी यहाँ पर? एक होती ग्रेनाइट, एक होती है आपकी यहाँ पर देखा जाए तो बेसाल। तो बेसाल चट्टानों के टूटने से जो बनी है वो बनी है क्या? मिट्टी। तो पूरा की पूरा जो हमारे यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र मिलेगा वो कहलाता है दक्कन प्लेट। इसमें खनिज नहीं पाए जाते, केवल काली मिट्टी है। उसी प्रकार आप देखेंगे टर्सरी, टर्सरी क्रम की चट्टान का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। पूरा जो हिमालय है, हिमालय की चट्टान से बना है, तो टर्सरी क्रम की चट्टान से हिमालय का निर्माण हुआ है। इसी वजह से आप जानते हैं इस पूरे के पूरे टर्सरी क्षेत्र में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो टर्सरी क्रम की चट्टान का विस्तार आपको हिमालय में मिलेगा, और बहुत सारे क्षेत्रों में, खास तौर पे ए तटवर्ती क्षेत्र जो है, जिसमें देखेंगे खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र हुआ और अरब सागर का क्षेत्र हुआ, इसमें पाया जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो है क्या? पेट्रोलियम। तो आप जानते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं टर्सरी युग की चट्टान में देखा जाए जो हिमालय और उसके समकक्ष जो चट्टानें बनी है वो टर्सरी युग की चट्टानें बनी है, ओके। और इसमें पाया जाने वाला खनिज कौन सा मिलेगा आपको? पेट्रोलियम, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए आप देखना बॉम्बे हाई का क्षेत्र है, इसी का क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र इसी का क्षेत्र है, और हिमालय का वो आप जानते हैं असम वाला, डिगबोई वाला, नाहरकटिया वाला क्षेत्र इसी का है। फिर आप जाते हैं क्वार्टर लीफ की चट्टानें जो होती है, क्वार्टर लीफ की चट्टानों में देखा जाए तो बांगर खादर क्षेत्र आते हैं, जहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो बांगर खादर क्षेत्र किसमें आता है? क्वार्टरली में आता है, और बाकी वाला किसमें आता है देखा जाए तो, ठीक है। अब काफी ज्यादा हो रहा है ना, तो अब बस इतना ठीक है, इसके आगे का आपको अगले लेसन में पढ़ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट 1 में कंप्लीट लगभग ज्योग्राफी का लगभग 50% ज्यादा हिस्सा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे लेसन होंगे वो भारत का देखा जाए तो मिट्टियां, क्योंकि देखिए आपको लोड हो रहा होगा काफी ना, भारत की मिट्टियां पढ़ लेंगे, भारत को जो धंधे पढ़ लेंगे, भारत में कुछ अलग संसाधन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही काफी है। तो आप कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये देखिए क्विक रिवीजन है,
कि जब आपने पहले पढ़ लिए हैं तो पेपर के दौरान केवल आप इस लेक्चर को देखोगे ना, और इसमें जो टेस्ट सीरीज बनाऊंगा मैं ना, उसको आप कवर कर लिए तो आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा कुछ इससे आता नहीं है, कोई टेंशन। तो बस आज के इतने काफी है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर जरूर करना।